हेलो दोस्तों। तो आज की वीडियो के पहले चैप्टर यानी कि चैप्टर 136 जिसका नाम है इनिशियल समनिंग अटेम्प्ट यानी कि पहली बार आत्मा को बुलाने की कोशिश। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो साथियों, अंधेरे कमरे की घुटन भरी खामोशी में लूमियन ली आज एक ऐसा जुआ खेलने जा रहा था जिसमें दांव पर उसकी जिंदगी लगी थी। लूमियन ने जब मैडम एलिस की स्पिरिट को अपने अंदर बाइंड करने की कोशिश की तो वो सिर्फ इंफॉर्मेशन निकालने का जरिया नहीं था, वो प्रैक्टिकली मौत के किनारे जाकर खड़े हो जाना था। जैसे ही उस स्पिरिट ने उसकी बॉडी को छुआ, उसकी सांसें पत्थर जैसी भारी हो गई और शरीर में एक ऐसा दर्द उठा जैसे मॉन्टसुरी घोस्ट ने फिर से उसका गला दबोच लिया हो। यह कोई टीवी वाला विजन नहीं था, बल्कि एक फुल एक्सपीरियंस था, यानी कि असली सफोकेशन। और वो असली फियर जो हड्डियों तक को कपा दे। एक पॉइंट पर उसे लगा कि अगर उसने और पुश किया तो वो अपना कंट्रोल हमेशा के लिए खो देगा। इसलिए उसने झटके से उस स्पिरिट को बाहर फेंक दिया। कुछ सेकंड तक वो बस फर्श पर पड़ा हाँफता रहा। यहीं उसे समझ आया कि मिस्टिसिज्म की कीमत सिर्फ दिमाग से नहीं बल्कि अपने शरीर से भी चुकानी पड़ती है। जब फेफड़ों में हवा वापस लौटी तो उसने अपनी आंखों का खौफ पहुंचा और वापस अपने लॉयर पर्सोना यानी कि वकील वाले भेस में लौट आया। उसने चार्ली को ऐसे गाइड किया जैसे कि कोई साथी टीचर हो। पुलिस को सब बताओ, लेकिन उस पोर्ट्रेट वाली बात पर अपनी जुबान सील रखना। चार्ली समझ गया कि यहाँ बोलना भी एक स्ट्रेटेजी है और चुप रहना भी। इसके बाद लूमियन ने फुर्ती से अपना हुलिया बदला और अंधेरे में गुम होकर अगली चाल सोचने लगा। लेकिन सवाल अब भी वही था कि आखिर सुजैना मैटिस क्या बला है और उसने मैडम एलिस को क्यों मारा। पहले तो उसका मन हुआ कि मैडम मैजिशियन को लेटर लिखे, लेकिन फिर उसका सेल्फ रिस्पेक्ट जाग गया कि भाई हर छोटी चीज के लिए हेल्प मांगना उसे भिखारी जैसा महसूस कराता है। फिर उसने सोचा कि मिस्टिसिज्म गैदरिंग में पूछे, पर वहाँ भी जवाब मिलने का कोई भरोसा नहीं था। यहीं से उसका पर्सपेक्टिव बदला। मुझे सुजैना से कुश्ती नहीं लड़नी, मुझे फिलहाल बस चार्ली को बचाना है। इस छोटी सी सोच ने गेम ही बदल दिया। उसे समझ आ गया कि उसे खुद सुपर हीरो बनने की जरूरत नहीं है। ऑफिशियल बियॉन्डर्स को इस कीचड़ में घसीटना ही सबसे सेफ तरीका है। अगर मामला उनके पास गया तो वो उस इनविजिबल किलर और सुजैना की खाल खींच लेंगे और चार्ली अपने आप आजाद हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यहाँ भी एक लफड़ा था। अगर लेटर से उसकी पहचान खुल गई और उसके कनेक्शंस कॉर्डू से जुड़ गए तो पुलिस सुजैना को छोड़कर उसके पीछे पड़ जाएगी। अब यहाँ से लूमेन का असली जुगाड़ शुरू हुआ। उसने तय किया कि वो खुद लेटर नहीं लिखेगा बल्कि स्पिरिट वर्ल्ड क्रिएचर से लिखवाएगा, ताकि हैंड राइटिंग का कोई चक्कर ही ना रहे। आइडिया स्मार्ट तो था, जैसे किसी और से एग्जाम पेपर लिखवा लो और नाम अपना भी ना आए। और यहीं से उसका ट्रायल एंड एरर वाला कॉमेडी सर्कस शुरू हुआ। पहली समनिंग में उसने मंत्र फूका और बोला कि एक फ्रेंडली क्रिएचर या फिर स्पिरिट आए जो कि आज्ञाकारी हो। रिचुअल पूरा हुआ और सामने एक ऑक्स हेडेड डॉग यानी कि एक ऐसा क्रिएचर जिसकी बॉडी कुत्ते की हो और सिर बैल का उसके सामने प्रकट हुआ। वो आज्ञाकारी तो था, पर समस्या ये थी कि साले को बात करना ही नहीं आता था। लूमियन उसे भी ऑर्डर देता है और वो उसे बस खाली नजरों से घूरता रहता है। लूमियन को रियलाइजेशन हुआ कि आज्ञाकारी होना अलग बात है और कम्युनिकेट कर पाना अलग। उसने मंत्र बदला और इस बार उसने कम्युनिकेट करने वाला स्पिरिट जोड़ा। दूसरी बार एक जायंट स्नेल टपक पड़ा। इस बार वह क्रिएचर इंटिसियन भाषा में बात तो कर पा रहा था, पर ट्विस्ट ये निकला कि उसके पास हाथ ही नहीं थे। भाई, ये तो वही सिचुएशन थी जैसे आपको टीचर तो मिल गया पर उसके पास चौक ही नहीं है, तो फिर काम कैसे होगा। लूमियन की झल्लाहट बढ़ने लगी, पर उसने हार नहीं मानी। तीसरी बार उसने मंत्र में ऐड किया जो इंटिसियन लैंग्वेज लिख सके। इस बार एक रैबिट जैसी स्पिरिट आई। उसने पेन उठाया और कागज पर एक शब्द लिखा, ए लेटर। लूमियन का चेहरा देखने लायक। वो सोच रहा था कि ये खरगोश पूरा निबंध लिखेगा, पर उस नमूने ने तो सिर्फ हेडिंग लिखकर पेन छोड़ दिया। फिर हार कर लूमियन ने खुद पूरा लेटर लिखा। सुजैना का पोर्ट्रेट, वो डरावना सपना, एलिस की मौत और चार्ली की अरेस्ट, सब कुछ डिटेल में। और खरगोश को बोला कि इसे कॉपी करो। खरगोश ने कॉपी तो किया, पर यहाँ फिर से एक बड़ा लोचा हो गया। उस कमीने ने लूमेन की हैंडराइटिंग इतनी परफेक्ट कॉपी की कि पुलिस को शक करने में 2 सेकंड भी नहीं लगते। पूरा प्लान फेल होने के कगार पर था और लूमियन का गुस्सा 7वें आसमान पर। उसने गहरी सांस ली, अपनी फ्रस्ट्रेशन कंट्रोल की और अपना आखिरी बदलाव किया। इसे नोवेल वीकली वाले फॉन्ट में कॉपी करो। खरगोश ने फिर से पेन चलाया और इस बार फाइनली रिजल्ट सही आया। लेटर ऐसा लग रहा था कि जैसे प्रिंटिंग प्रेस से छप कर आया हो। तो गुरु, अब प्लान रेडी था और लेटर तैयार। अब बस ये देखना बाकी था कि क्या ये सरकारी बियॉन्डर सही समय पर इस मामले में कूदेंगे या जब तक वो पहुंचेंगे तब तक सुजैना अपनी खूनी होली खेल चुकी होगी। ये तो आगे की कहानी बताएगी। तो चलिए कूदते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, जिसका नाम है हुहा
हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। इस चैप्टर का नाम है हुहा, यानी कि हंगामा या फिर तमाशा। तो गुरु सीन कुछ ऐसा है कि लूमियन ने आखिरकार लेटर तैयार कर लिया था। 3 बार समनिंग करने के बाद उसका दिमाग और जिस्म जैसे दोनों जवाब दे रहे हों। स्पिरिचुअलिटी का स्तर गिर चुका था, लेकिन काम अभी भी अधूरा था। उसने उस रैबिट जैसी आत्मा को इशारा किया। वह कोई मामूली काम नहीं था, उसे यह लेटर सुरक्षित डिलीवर करना था। उसने उस नन्ही स्पिरिट को अपने कपड़ों के भीतर छुपा लिया ताकि कोई राह चलता भी अंडर उसकी प्रेजेंस को भाप न ले। यह एहसास कुछ वैसा ही था जैसे कोई बच्चा एग्जाम हॉल में नकली पर्ची लेकर आए, सारा रोमांच बस पकड़े जाने के डर का हो। खैर आगे बढ़ते हैं। एक पोस्ट बॉक्स के पास रुककर लूमियन ने रैबिट को निर्देश दिए, बस इसे अंदर डाल दो। उसने खुद अपनी स्पिरिट विजन को एक्टिवेट किया ताकि दूर से ही निगरानी रख सके। वह स्पिरिट बाहर निकली, भीड़ के बीच से रास्ता बनाती हुई उस लोहे के डिब्बे तक पहुंची और सीधे उसके अंदर ही समा गई। एक पल के लिए लूमियन को लगा कि काम हो गया, लेकिन अगले ही पल वह स्पिरिट लेटर के साथ वापस बाहर आ गई। लूमियन ने अपनी आंखें बंद कर ली, जैसे खुद को शांत कर रहा हो। चलो, कम से कम उसने अंदर कदम तो रखा। टेक्निकली देखा जाए तो डिलीवरी हो ही गई थी। यह बिल्कुल वैसा ही था जैसे कोई कोरियर वाला गेट के बाहर पार्सल फेंक दे और कह दे कि भाई टास्क कंप्लीट। खैर काम तो हो गया था, भले ही तरीका थोड़ा क्वेश्चनेबल था। लूमियन ने तुरंत उस स्पिरिट को डिसमिस किया क्योंकि वह उसकी ऊर्जा को तेजी से सोख रही थी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि चार्ली के केस में उसने अपनी तरफ से पूरी जान लगा दी है। अब आगे का सिरदर्द ऑफिशियल बियॉन्डर्स का था, लेकिन हकीकत मुस्विदा फूल की महानता और टैरो क्लब के छिपे हुए प्रभाव पर भरोसा था। उसे लगा कि अगर वह अपना छोटा सा हिस्सा सही से निभा दे तो ये बड़े खिलाड़ी बाकी सब देख लेंगे। लेकिन सच तो यह था कि वह खुद भी जानता था कि सुजेना मैटिस जैसी एंटिटी से अकेले टकराना मतलब खुदकुशी करने के बराबर था। उसने कड़वाहट भरी मुस्कान के साथ सोचा कि अगर कॉर्डो के लोग यहाँ होते तो शायद पूछते, भाई लड़ना है या बस बेइज्जती करवानी है। यह एक गहरा डार्क ह्यूमर था जो उसकी मजबूरी को बयां कर रहा था। वापस लौटते वक्त उसने अपना पसंदीदा रेड स्नैपर हॉट बीफ मीट लोफ खरीदा। सड़क पर चलते हुए उसे खाना और साथ ही अपने पर्स को जेब कतरों से बचाना, दोनों काम एक साथ करने पड़ रहे थे। ट्रायड जैसी सिटी में सर्वाइवल कोई एक बार की घटना नहीं बल्कि एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, जहां निवाला चबाते वक्त भी चौकन्ना रहना पड़ता है। लेकिन जैसे ही वह यूएनआर पहुंचा, वहां का मौसम बदला हुआ था। सामने गैंगस्टर्स का हुजूम था, हाथों में कुल्हाड़ियां और डंडे लिए, जैसे मौत का कोई जलसा होने वाला हो। लूमियन ने करीब 15 मिनट तक इंतजार किया, पर लड़ाई शुरू ही नहीं हो रही थी और यहीं उसकी असली चिढ़ सामने आई। भाई मारना है तो मारो ना, ये क्या पंचायत लगा रखी है। उसकी खुजली इतनी बढ़ गई कि उसने गंभीर रूप से सोचा कि ऊपर से एक बोतल फेंक देता हूँ ताकि दोनों तरफ कैओस फैल जाए और वे एक दूसरे का गला काटने लगे। इससे पहले कि वह कोई कांड करता, पुलिस की एक टुकड़ी वहां धमक पड़ी। घुड़सवार अफसर और भारी फोर्स, उनका दबदबा इतना था कि कुछ ही मिनटों में वह भारी भरकम भीड़ तितर-बितर हो गई। अपने कमरे में लौटकर उसने पूरे प्लान को दोबारा दोहराया। अचानक उसकी सोच हीला की तरफ मुड़ी, जो कि कर्ली हेयर्ड बैबून रिसर्च सोसाइटी की वाइस प्रेसिडेंट थी। उसे याद आया कि औरोर उस पर अटूट भरोसा करती थी। लूमियन के दिल में एक सवाल उठा कि क्या हीला को पता है कि औरोर अब इस दुनिया में नहीं रही। यह ख्याल भारी था, जैसे किसी पुराने जख्म को फिर से क्रोध दिया गया हो। उसने एक सीधा और सच्चा लेटर लिखा। उसमें मौत, इविल गॉड का हमला और ढेर सारे अनसुलझे सवाल थे। पहली समनिंग फेल रही, पर दूसरी कोशिश में मोमबत्ती की लौ का रंग बदला और अंधेरे में एक सिल्वर स्कल यानी कि चांदी की खोपड़ी निकली, जिसकी खाली आंखों में सफेद आग जल रही थी। यह कोई मामूली आत्मा नहीं थी। उस स्कल ने लेटर को दबोचा और दोबारा अंधेरे में गुम हो गया। जैसे ही लूमियन ने रिचुअल पूरा किया, उसे बहुत ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। हवा में एक अजीब सी लहर उठी और कुछ ही मिनटों में खिड़की के पास एक मुड़ा हुआ लेटर प्रकट हो गया। संदेश पहुंचाने की यह स्पीड इतनी तेज थी कि लूमियन खुद भी थोड़ा चौंक गया। यह हीला का जवाब था। लेटर की टोन बहुत ही काम थी, लेकिन शब्दों के पीछे छिपी सीरियसनेस साफ झलक रही थी। हीला ने उसे कोई बनावटी सिंपैथी नहीं दी, बल्कि एक बहुत ही प्रैक्टिकल और कड़वी बात बोली कि इस दुनिया में खतरे को टालना हमेशा मुमकिन नहीं होता और बियॉन्डर्स की दुनिया में कदम रखते ही यह खतरा आपके वजूद का हिस्सा बन जाता है। हीला ने द फूल का जिक्र रहस्यमयी तरीके से किया था, जिससे संकेत मिला कि अरोर शायद उस महान अस्तित्व की छाया में सुरक्षा ढूंढ रही थी। तभी एक ऐसी सूक्ष्म लेकिन भारी जानकारी सामने आई जिसने लूमियन के पैरों तले जमीन खिसका दी। अरोर ने कभी हीला से लूमियन के अजीब सपने के बारे में बात की थी। यहाँ लूमियन एक पल के लिए जैसे
पत्थर हो गया हो। उसका दिमाग बिजली की तेजी से चीजों को जोड़ने लगा। इसका मतलब साफ था कि उसकी बहन उसकी मानसिक उलझन को सुलझाने के लिए उसके पीछे चुपचाप कितनी भाग दौड़ कर रही। यह रियलाइजेशन उसे एक सीधा भावनात्मक चोट देता है। जैसे आपको बाद में पता चले कि जब आप सो रहे थे तो कोई आपके सिरहाने बैठकर आपकी सुरक्षा कर रहा था। लेकिन लूमियन का एनालिटिकल साइड तुरंत एक्टिवेट हो गया। उसने गौर किया कि अरोर ने लेटर में एक रियल साइकाट्रिस्ट का जिक्र किया था। तो दोस्तों, हकीकत में बियॉन्डर वर्ल्ड में साइकाट्रिस्ट कोई साधारण डॉक्टर नहीं होता, बल्कि यह स्पेक्ट्रेटर पाथवे का एक स्पेशल सीक्वेंस 7 बियॉन्डर होता है। यहीं पर एक बहुत बड़ी इनकंसिस्टेंसी सामने आई जिसने लूमियन को सोचने पर मजबूर कर दिया कि अरोर की ग्रिम्योर यानी कि वह जादुई किताब में इस पाथवे का सिर्फ सीक्वेंस 9 दर्ज था। फिर उसे साइकाइट्रिस्ट यानी कि सीक्वेंस 7 जैसे हाई लेवल की नॉलेज के बारे में इतना सटीक कैसे पता था। इसका मतलब साफ था और उन्होंने जानबूझकर कुछ गहरा और डरावना ज्ञान उस किताब में रिकॉर्ड नहीं किया था ताकि वह लूमियन की नजरों से दूर रहे। लूमियन के अंदर एक्साइटमेंट और बेचैनी का एक अजीब सा मिश्रण दौड़ गया। उसने पहली बार अपनी बहन के छोड़े सुरागों में एक साफ एनोमली पकड़ ली थी। यहाँ एक और राज खुलता है कि यह पूरी सोसाइटी असल में ट्रांसमाइग्रेटर्स यानी कि दूसरी दुनिया से आए हुए लोगों का एक गुप्त अड्डा है और अरोर का कोड नेम मगल इसी ओर इशारा करता है। लूमी ने स्मार्ट तरीके से रिप्लाई लिखा। उसने कॉर्डू के हादसे को बताया लेकिन टाइम लूप और ड्रीम की बातों को जानबूझकर छुपा दिया। उसने सिर्फ इविल गॉड की वर्शिप और उस तबाही का जिक्र किया जिससे गांव राख हो गया था। साथ ही उसने गुलेम बैने को ढूंढने में मदद मांगी। जवाब फिर से बहुत जल्दी आ गया। हीला मदद करने को तैयार थी और उसने एक और बम फोड़ा कि अरोर के परिवार के कुछ सदस्य शायद अब भी जिंदा हो सकते हैं। यह जानकारी लूमियन को अंदर तक हिला देती है। अब यह कहानी सिर्फ प्रतिरोध की नहीं रही बल्कि इसमें खून के रिश्तों की उम्मीद भी जुड़ गई थी। हीला ने यह भी साफ किया कि वह मगल यानी कि अरोर की मौत को फिलहाल पूरी दुनिया से सीक्रेट रखेगी। लूमियन कुछ देर तक कमरे के सन्नाटे में चुपचाप बैठा रहा। यह खामोशी बहुत भारी थी। उसे एहसास हो गया था कि खेल अब उसकी कल्पना से कहीं ज्यादा बड़ा हो चुका है। और वहीं सीन शिफ्ट होता है बुधवार की रात को। लूमियन की मुलाकात ऑस्ट्राटोल से होती है। वह उसे 80 वेरेल्डोर देता है और दोनों एक गैरेज यानी कि एक बग्गी से क्वार्टियरेट की ओर निकल पड़ते हैं। यह एंटिस का वह एलिट इलाका था जहां रईस लोग रहते थे। यहाँ का वातावरण पूरी तरह अलग था। साफ सड़कें और शानदार इमारतें, जैसे कोई गंदी बस्ती से सीधे किसी वीआईपी जोन में आ गया हो। ऑस्टा ने फुसफुसाते हुए बताया कि मिस्टर के की गैदरिंग हमेशा यहीं होती है। वे आखिर में साइकिक मैगजीन की एक बिल्डिंग के कॉरिडोर में पहुंचे और तभी एक आवाज आई कि मिस्टर के आपसे मिलना चाहते हैं। लूमियन ने अपना चेहरा मास्क के पीछे छुपा लिया। जब ऑस्टा ने मुड़कर उसकी ओर देखा तो उसको दिल मानो थम गया हो। सामने खड़ा वह नौजवान अब वह मासूम लूमियन नहीं था। वह नकाब के पीछे से झांकती एक ऐसी हस्ती बन चुका था जिसकी आंखों में मौत का सन्नाटा और शिकार की भूख साफ दिख रही थी। तो मेरे कहानी के साथियों, ध्यान से सुनना क्योंकि कहानी यहाँ से अब और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऑस्ट्राटोल जब लूमियन को लेकर उस बंद कमरे के अंदर दाखिल हुआ तो पलक झपकते ही पूरा माहौल बदल गया। पैरों के नीचे मखमली एहसास देता सॉफ्ट कारपेट, कीमती क्लासिक फर्नीचर और चारों तरफ फैली मध्यम रोशनी। और ठीक सामने खड़ा था मिस्टर के, एक लंबे काले चोगे और हुड में लिपटा हुआ, जिसका चेहरा अंधेरी की एक लकीर जैसा था। दिखने में यह एक सीधा साधा सेटअप था लेकिन वहां की वाइब ऐसी थी कि जैसे हवा का हर कतरा मिस्टर के इशारे पर नाच रहा हो। मिस्टर के ने बिना किसी भूमिका के सीधा और धारदार सवाल किया, तुम यहाँ क्यों आए हो? लूमियन ने भी नजरें नहीं चुराई और बिना बात घुमाए जवाब दिया, नॉलेज, पोशन फॉर्मूलाज और मिस्टिकल आइटम्स। उसने जानबूझकर अपनी आवाज में एक सिनिकल टोन डाली और बोला कि इश्क लड़ाने के लिए तो यहाँ कोई नहीं आता है ना। यह सिर्फ एक जवाब नहीं था, यह सामने वाले की गहराई नापने का एक तरीका था। फिर लूमी ने अपनी बैक स्टोरी पेश की और बोला कि वह एक ऐसे परिवार से आता है जहां उसके परिवार वाले बियॉन्डर डिजास्टर की भेंट चढ़ गए। बेतहासा दर्द, बदले की आग और ताकत पाने की वह भूख जो इंसान को पागल कर दे। यह पूरी तरह झूठ तो नहीं था लेकिन पूरी सच्चाई भी नहीं थी। यह एक कंट्रोल ट्रुथ था, बिल्कुल वैसे ही जैसे किसी इंटरव्यू में हम अपनी कहानी को थोड़ा मिर्च मसाला लगा के बताते हैं। पास खड़ा ऑस्टा खुद सोच में पड़ गया। उसे लगा कि लूमियन सच में अंदर से टूट चुका है, लेकिन हकीकत में मिस्टर के जैसे सातिर लोग सिर्फ सच या झूठ नहीं देखते, वे इरादा देखते हैं। और लूमियन का इरादा ताकत पाना था, जो इस दुनिया में सबसे बड़ी सच्चाई है। इसके बाद इस गैदरिंग के दो बुनियादी नियम सामने आए। पहला कि गैदरिंग के अंदर कोई डायरेक्ट अटैक नहीं होगा
और दूसरा, यहाँ से निकलने के बाद कोई किसी का पीछा नहीं करेगा। लूमियन अंदर ही अंदर मुस्कुराया। नियम जितने कम थे, लूप होल्स उतने ही ज्यादा। डायरेक्ट अटैक नहीं, मतलब बातों से उकसाकर या फिर जहर देकर मरवा सकते हैं। फॉलो नहीं करना, मतलब सीधे पीछे मत जाओ, पर इनडायरेक्टली तो ट्रैक कर ही सकते हैं। तो दोस्तों, यह बिल्कुल वैसी ही रूल बुक है जिसमें लिखा होता है कि चीटिंग मत करो, और सब समझ जाते हैं कि टीचर की नजर बचाकर कैसे हाथ साफ करना है। खैर, आगे बढ़ते हैं। लूमियन बाहर से एकदम सीधा बना रहा और बोला, कोई दिक्कत नहीं है। फिर मिस्टर के ने उसे पूरा प्रोसेस समझाया। जो चाहिए उसे कागज पर लिखो, अटेंडेंट उसे सबके सामने पढ़ेगा, लेन देन गुप्त तरीके से होगा। अगर ज्यादा भरोसा चाहिए तो पैसे देकर नोटराइजेशन यानी कि सत्यापन करवा सकते हो। लूमियन ने तुरंत कड़ियां जोड़ी। यह नोटी की शक्ति जैसा था, यानी कि सन पाथवे का सीक्वेंस 6। इसका मतलब था कि मिस्टर के पास या तो वह शक्ति थी या उससे जुड़ा कोई मिस्टिकल आइटम। लूमियन डेस्क पर गया और बड़ी सावधानी से अपनी जरूरतें लिखी। पहला, एक डैमेज वेपन बियॉन्डर की मरम्मत। दूसरा, उस टर्किश हेयर यानी कि वह हरे और नीले बालों वाली रहस्यमयी एंटिटी की जानकारी। उसने जानबूझकर एक्टिंग मेथड का जिक्र नहीं किया, क्योंकि एक नौसिखिए को इतना गहरा ज्ञान होना शक पैदा कर सकता था। यहाँ उसकी सोच साफ थी, ज्ञान होना बड़ी बात नहीं, उसे सही वक्त पर इस्तेमाल करना असली कला है। फिर वह मेन कमरे में गया और वहाँ का मंजर देखकर जैसे उसका पूरा दिमाग हिल गया हो। कोई मास्क में था, कोई क्लाउन यानी कि जोकर बना था, तो कोई डेविल के रूप में बैठा था। पूरा माहौल किसी खतरनाक मीटिंग जैसा था। यहाँ भरोसा जीरो था और डील सिर्फ जरूरतों पर टिकी थी। तभी ब्लैक बोर्ड पर रिक्वेस्ट आने लगे और लूमियन को असली झटका लगा। एक सीक्वेंसिएट बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स की कीमत थी 15,000 वेरल डोर। लूमियन अंदर से मानो जैसे जम गया हो। उसने मार्गो को मारा था, लेकिन डर और हड़बड़ाहट में उसने उसका बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स कलेक्ट ही नहीं किया था। मतलब लाखों की दौलत उसने वहीं जमीन पर छोड़ दी। भाई, यह तो बिल्कुल वैसी फीलिंग है जैसे किसी ने करोड़ों की लॉटरी का टिकट रद्दी समझकर फेंक दिया हो और बाद में पता चले कि वह तो विनिंग नंबर था। खैर, सीन आगे बढ़ता है और लूमियन खुद को संभालता है। वह जानता था कि अगर उस वक्त वह लालच करता तो शायद पकड़ा जाता या फिर मारा जाता। यह पछतावा तो था, पर वह उसे चेहरे पर नहीं आने दे सकता था। जब उसकी पहली रिक्वेस्ट यानी कि हथियार की मरम्मत अनाउंस हुई तो किसी ने कोई दिलचस्पी नहीं ली। एक आदमी ने तो मजाक भी उड़ाया, भाई स्टीम चर्च चले जाओ ना, यहाँ क्या ढूंढ रहे हो। लूमियन चुप रहा। उसे पता था कि यह भी इस खेल का हिस्सा है। लेकिन जैसे ही दूसरी रिक्वेस्ट यानी कि टर्किश हेयर वाली एंटिटी अनाउंस हुई, पूरे कमरे में मानो सन्नाटा छा गया हो। कोई नहीं जानता था कि वह क्या बला है। इस खामोशी ने साबित किया कि ये लोग अभी भी लॉ लेवल मिस्टिसिज्म में उलझे हैं और ग्रेट मदर या ऊंचे स्तर के करप्शन की समझ नहीं रखते। तभी वही मजाक उड़ाने वाला आदमी कैजुअली एक लीड देता है कि ऑनेट नाम का एक टाउन है, वहाँ 3 औरतें अजीब हाल में मरी मिली थी। मौत की वजह थी ओवर इंडल्जेंस यानी कि हद से ज्यादा भोग करना, यानी कि बोले तो एंजॉयमेंट और थकान। और इन सब में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर था कि मरने से पहले उन सब ने वही सेडक्टिव ड्रीम्स देखे थे, यानी कि कामुक सपने। अब तस्वीर साफ होने लगी थी कि सुजैना मैटिस वाली वह बला अकेली नहीं है। उसका पैटर्न मानो ड्रायर की रगों में किसी वायरस की तरह फैल रहा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। ऑनेट वाले केस की जानकारी सुनने के बाद लूमियन का दिमाग बिजली की तेजी से कड़ियां जोड़ने लगा। उसे साफ दिख रहा था कि पैटर्न बिल्कुल वही है, बस निशान बदल रहा है। वहाँ 3 औरतें मरी थी, ओवर इंडल्जेंस से पूरी तरह ड्रेन्ड, यानी कि ऐसा जैसे कि पूरी तरह निचोड़ ली गई हूँ। और चार्ली भी उसी मौत के रास्ते पर था, अगर मैडम एलिस बीच में ना आती। लूमियन के मन में एक थ्योरी कौंधी, क्या सुजैना मैटिस वाली वह एंटिटी सिर्फ औरतों को निशाना बनाती है या उसका कोई मेल काउंटर पार्ट यानी कि साथी भी है। फिलहाल जो दिख रहा था उसमें औरतें ही शिकार थी, इसलिए वह मानकर चला कि मामला भी उसी दिशा में है। वह एक और डरावनी संभावना सोचता है, क्या मैडम एलिस एक सब्स्टिट्यूट यानी कि किसी बलि या फिर रिचुअल की भेंट चढ़ गई थी। यानी असली टारगेट तो चार्ली था, लेकिन बीच में कोई और मर गया। यह विचार साधारण नहीं था। इसका मतलब था कि वह एंटिटी रैंडम तरीके से नहीं मार रही, बल्कि एक सोची समझी प्रोसेस फॉलो कर रही। असल में यह ग्रेट मदर यानी मदर ट्री ऑफ डिजायर के करप्शन की निशानी थी, जहां वासना और प्रजनन या फिर बोले तो रिप्रोडक्शन को
मौत के हथियार की तरह इस्तेमाल किया जाता है। लूमियन ने तय कर लिया कि अब यह केस उसके बस के बाहर है, अथॉरिटीज को ही इसे सुलझाना होगा। उसे खुद पर पूरा भरोसा था क्योंकि उसने लेटर में अपनी पहचान बड़ी चालाकी से छिपाई थी। उसने जानबूझकर चार्ली के डिटेल्स धुंधले किए और एक छोटी गलती भी छोड़ दी ताकि पुलिस को लगे कि कोई बाहरी शख्स सिर्फ बदला लेने के लिए जानकारी दे रहा है, यानी पूरा फोकस सुजैना पर रहेगा, लूमियन पर नहीं। तभी गैदरिंग का अगला हिस्सा शुरू हुआ और एक काले कपड़ों से ढकी हुई चीज सामने लाई गई। जैसे ही कपड़ा हटा एक ऑयल पेंटिंग नजर आई, लेकिन यह कोई आम आर्ट नहीं थी। दृश्य पूरी तरह सररियल था, यानी कि जीवंत था। आसमान छूती नुकीली हरी घास, एक कुएं के अंदर डूबता हुआ काला सूरज, आसमान से बरसती खून जैसी लाल नदी और पागलों की तरह नाचती परछाइयां और खोपड़ियों से बने बादल। लूमियन ने बस एक झलक देखी और उसका सिर चकराने लगा, जैसे दिमाग एक सेकंड के लिए रियलिटी से कट गया हो। अटेंडेंट ने समझाया कि इस पेंटिंग में गहरा साइकिक इम्प्रिंट यानी कि मानसिक प्रभाव है। इससे ज्यादा देर देखने पर चक्कर आना, इल्यूजन और पागलपन तक हो सकता है। इसे बनाने वाले के अनुसार यह पेंटिंग रियलिटी और मिस्टिसिज्म के मेन सोर्स की तरफ इशारा करती है। इसका सीधा मतलब था यह आर्ट नहीं बल्कि मैडनेस का इन्विटेशन था। लूमियन ने तुरंत नजरें फेर ली। उसे और की एक बात याद आई कि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें देखना ही मौत के बराबर है। भाई यह तो वही क्यूरियोसिटी ट्रैप था, यानी कि जिज्ञासा का जाल है। मना की हुई चीज जितनी खतरनाक होती है उतना ही हम उसकी तरफ खिंचे चले जाते हैं। लेकिन लूमियन प्रैक्टिकल रहा और मन ही मन सोचा कि भाई ऐसी चीज मुझे मुफ्त में भी नहीं चाहिए। बाकी लोग भी खौफ में थे। पेंटिंग वापस ढक दी गई। यह छोटा सा पल एक बड़ा सबक दे गया। हर ज्ञान कीमती नहीं होता, कुछ जानकारी सिर्फ तबाही लाती। वहीं सीन शिफ्ट होता है रात के 10:15 पर। गैदरिंग खत्म हो निकलते वक्त लूमियन ने गौर किया कि मिस्टर के की नकाब पोश आंखें उसे ऑब्जर्व कर रही थी। यहाँ एक दिलचस्प ट्विस्ट। लूमियन डरा नहीं बल्कि लूमियन चाहता था कि उस पर इन्वेस्टिगेशन हो। क्यों? क्योंकि उसकी प्रोफाइल एकदम साफ, एक नौसिखिया, थोड़ा लापरवाह, कॉडू का बैकग्राउंड और बदले की आग, सब कुछ एकदम बिलीवेबल था। उसका प्लान था कंट्रोल्ड वल्नरेबिलिटी, यानी कि नियंत्रित कमजोरी दिखाकर सामने वाले का भरोसा जीतना। लेकिन बाहर आते ही उसे अजीब लगा, कोई उसका पीछा नहीं कर रहा था। अब सवाल उल्टा था, क्या मिस्टर के उसमें इंटरेस्टेड नहीं था या पीछे करने वाला इतना स्किल्ड था कि पकड़ा ही नहीं जा रहा था। लूमियन ने इसे ओवर थिंकिंग नहीं किया क्योंकि फिलहाल कोई सीधा खतरा नहीं था। जब वह वापस उसी बार यानी कि ओवर डू कोक डोर पहुंचा तो नीचे बार में एक जानी पहचानी आवाज गूंज रही, यानी कि चार्ली की। वह पूरे जोश में चिल्ला रहा था कि कुछ घंटे पहले मैं मर्डर सस्पेक्ट था और अब यहाँ जश्न मना रहा हूँ। वह रिहा हो चुका था। लूमियन हैरान था कि इतनी जल्दी कैसे। चार्ली ने पास आकर बताया, भाई मैंने एक नोटराइज्ड प्लेज यानी कि एक बाइंडिंग साइन की है। इसका मतलब था कि कुछ ताकतवर बियॉन्डर्स इसमें शामिल थे। वह डिटेल्स नहीं बता सकता था क्योंकि वह जादुई रूप से बंधा हुआ था, पर उसने हिंट दिया अगर फिर से वह खौफनाक सपना आए तो सीधे कैथेड्रल भागना है। अब वह एटर्नल ब्लेजिंग सन का कट्टर भक्त बन चुका था। लूमियन ने बस एक खास ट्रायंगल साइन दिखाकर जवाब दिया और चार्ली खामोश हो गया। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। लूमियन अपने कमरे में गया, ग्रिमोयर यानी कि अरोर की वही जादुई किताब पढ़ी और सो गया। लेकिन तभी दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। वह फॉलन मरकरी लेकर तुरंत उठा और दरवाजा खोला। सामने चार्ली खड़ा था। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था और आवाज कांप रही और वह बोला, लूमियन मैंने फिर से उस औरत को सपने में देखा है। दरवाजे पर खड़े चार्ली ने जैसे ही ये शब्द बोले, लूमियन समझ गया कि इस बार मामला पहले से कहीं ज्यादा संगीन है। पहली इंस्टिंक्ट में उससे गुस्सा आया कि यह गधा सीधा कैथेड्रल क्यों नहीं गया, लेकिन उसने तुरंत खुद को रोका क्योंकि सामने वाला शख्स पहले ही टूटने की कगार पर था। लूमियन ने अपनी आवाज स्थिर रखी और चार्ली ने कांपते हुए बताया कि इस बार सपने में सुजैना मैटिस ने उससे सीधे बात की और साफ चेतावनी दी कि अगर वह चर्च गया तो रास्ते में ही उसका दम निकाल देगी। बस यही सुनना था कि लूमियन के दिमाग में सब क्लियर हो गया। यह कोई रैंडम नाइटमेयर यानी कि बुरा सपना नहीं था, बल्कि एक कॉन्शियस कंट्रोल था, यानी कि हकीकत में सुजैन उसे एक बेट यानी कि चारे की तरह इस्तेमाल कर रही ताकि वह लूमियन को भी अपनी चपेट में ले सके या अधिकारियों को गुमराह कर सके। लूमियन के दिमाग में तेजी से कैलकुलेशन चलने लगी। अगर यह यहीं खड़ा रहा तो अगला टारगेट मैं भी हो सकता हूँ। लेकिन बाहर से एकदम काम बना रहा और चार्ली को सुलाने की कोशिश करने लगा ताकि कुछ समय खरीद। और तभी पूरा कॉरिडोर बदलने लगा। दीवारें जैसे सांसें लेने लगी, उनमें से चिपचिपी लिपटी हुई बेलें निकलने लगी। सारे रास्ते बंद हो गए और हवा में सड़ी हुई लकड़ी और मौत की गंध भर गई। यह कोई इल्यूजन नहीं था, यह उस एंटिटी की प्रेजेंस थी, यानी कि साक्षात मौजूदगी। और फिर वह दिखी, यानी कि सुजैना। उसके टर्किश बाल
हर दिशा में फैल रहे थे, जैसे जिंदा सांप हो, और उसका शरीर आधा इंसान और आधा सड़ता हुआ पेड़, जहाँ फूल, गांठें और एक गाढ़ा चिपचिपा तरल टपक रहा। यही वह पल था जहाँ लूमियन सच में हिला। डर और आकर्षण दोनों एक साथ उस पर हमला कर रहे थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे दिमाग कह रहा हो भागो और शरीर कह रहा रुक जाओ। अगर वह एक सेकंड के लिए भी कंट्रोल खो देता। सुजैना की आवाज रेशम जैसी नरम थी। चार्ली, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। और चार्ली यहाँ टूट गया। उसने सीधा इनकार कर दिया। यही सबसे बड़ी गलती थी। लूमियन के दिमाग में आया, साले ठरकी, थोड़ा नाटक तो कर लेता ताकि हमें और समय मिल जाता। लेकिन अब देर हो चुकी थी। सुजैना का चेहरा अचानक भयानक हो गया और आवाज बर्फ जैसी ठंडी हो गई और वह बोली, तो फिर हमेशा के लिए मेरे साथ रहो। चार्ली की आंखें खाली हो गई। वह किसी कठपुतली की तरह आगे बढ़ने लगा। स्थिति हाथ से निकल रही और लूमियन का दिल तेजी से धड़क रहा। उसने एक डेस्परेट गैम्बल खेला और बोला कि अपनी शक्ल देखी है चुड़ैल, कौन रहेगा तेरे साथ। यह कोई परफेक्ट प्लान नहीं था, पर सामने वाला उससे कई लेवल ऊपर। उसे रोकने का यही एक तरीका था। एक सेकंड के लिए सुजैना रुकी और वही मौका था। लूमियन तुरंत मूव हुआ, चार्ली को झटके से पकड़ा और अपनी फॉलन मरकरी उसकी गर्दन पर टिका दी। उसका हाथ हल्का कांप रहा था, लेकिन ब्लेड एकदम स्थिर था। अगर इसे कुछ भी हुआ तो तुम्हारी यह वाइफ वाली नौटंकी भी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। यह एक ब्लफ। लूमियन खुद पक्का नहीं था कि यह काम करेगा या नहीं, लेकिन सन्नाटा छा गया। सुजैना की आंखों में पहले गुस्सा, फिर कंफ्यूजन और फिर कैलकुलेशन दिखी। असल में सुजैना के लिए चार्ली सिर्फ एक शिकार नहीं, बल्कि उसकी रिचुअलिस्टिक स्टेबिलिटी, यानी कि उसके रिचुअल को स्टेबल करने का हिस्सा था, जिसे वह खोना नहीं चाहती थी। अचानक लूमियन की विजन बदली। उसे सामने गुलाम बैनी का वही नफरत भरा चेहरा दिखा। एक पल के लिए बदला लेने की आग इतनी तेज हुई कि उसका हाथ ढीला पड़ने लगा, लेकिन उसने खुद को एक जबरदस्त झटका दिया। अभी नहीं। वह वापस होश में आया और चार्ली की गर्दन पर ब्लेड और कस दृश्य जैसे जम गया था। एक तरफ राक्षस, दूसरी तरफ जानलेवा धोखा। तभी अचानक सुजैना रुकी। उसकी नजर कहीं और गई, जैसे उसने कुछ महसूस किया हो। अगले ही पल वह दीवार में घुल गई और गायब हो गई। लूमियन वहीं खड़ा रहा, सांसें धीरे धीरे नॉर्मल। उससे समझ आ गया कि ऑफिशियल ब्यूंडर्स आ गए हैं। उसने जंग जीती नहीं थी, वह बस बच गया। उसने तुरंत स्थिति संभाली, चार्ली को सीढ़ियों पर लेटा दिया और खुद कमरे में जाकर सोने का नाटक करने लगा। कुछ देर बाद पूरी जगह एक गोल्डन लाइट से भर गई, जैसे कि आसमान से कोई दिव्य तलवार गिरी हो, जिसने उन काली बेलों को राख कर दिया हो। लेकिन लूमियन को पता था यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ, बस थोड़ी देर के लिए रुक गया था। भाई ये चैप्टर सच में नेक्स्ट लेवल। खैर आगे बढ़ते हैं। ऑफिशियल बियॉन्डर्स अपनी तरफ से सीन का एनालिसिस कर रहे थे। एक प्योरीफायर यानी कि शुद्धिकरण करने वाला हैरान होकर पूछता है, क्या वह इविल स्पिरिट फिर से बन सकती है, क्योंकि उसके ज्ञान के हिसाब से प्योरिफिकेशन का मतलब वजूद का पूरी तरह खत्म होना था। लेकिन डीकन अंगुलेम दे फ्रांसवा उसे समझाता है कि हर आत्मा एक जैसी नहीं हो। कुछ इविल एंटिटीज किसी खास ऑब्जेक्ट पर निर्भर करती हैं। वह उनका बर्थ प्लेस होता है। जब तक वह ऑब्जेक्ट सुरक्षित है, आत्मा कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, बल्कि धीरे धीरे फिर से रूप ले लेती है। यही उनकी टेरिटरी होती है, यानी कि क्षेत्र होता है जिससे बाहर वे ज्यादा दूर नहीं जा सकते। और इसी बात में असली समस्या दफन है। सुजैना मैटिस का वह बर्थ प्लेस कहीं मिल ही नहीं रहा। ऊपर की दुनिया में चप्पा चप्पा छाना जा चुका है, लेकिन ट्रायड सिर्फ वही नहीं है जो जमीन के ऊपर दिखता है। इसके नीचे एक पूरा प्राचीन शहर है, यानी फोर्थ इपोक टायर, जहाँ अनगिनत सुरंगें, खंडहर और अनजाने रास्ते हैं। मतलब समस्या सतह पर नहीं, बल्कि बहुत नीचे दबी हुई। यह कुछ वैसे ही है जैसे कोई बंदा नहाता ना हो और सिर्फ नए कपड़े और डियो लगाकर घर से बाहर निकल जाता हो। ऊपर से देखने में सब चकाचक दिखेगा, पर असली जड़ अंदर रहेगी। तो दोस्तों, यहाँ डीकन मतलब एक तरह का पादरी। डीकन यानी कि एंग्लोम खुद मानता है कि ये शहर ही असली समस्या है। पुराने ट्रायर के मलबे पर नया शहर खड़ा कर दिया गया और तब से ये मुद्दे कभी खत्म नहीं हुए। यहाँ तक कि डेमिगॉड्स भी उस गहरे पाताल यानी कि अंडरग्राउंड में अकेले जाने से कतराते हैं। अब पूरा फोकस चार्ली पर आता है। प्योरीफायर्स बताते हैं कि वह शारीरिक रूप से सुरक्षित है, क्योंकि उन्होंने सही वक्त पर हस्तक्षेप कर लिया। चार्ली ने वही बताया जो उससे उम्मीद, यानी कि सपना, हमला और फिर वह सुनहरी रोशनी का अंत। सब कुछ एक नॉर्मल केस फाइल जैसा लग रहा था। और यही सबसे खतरनाक बात, असली एनोमली किसी को दिखी ही नहीं। लूमियन का उस पूरी रात में जो इन्वॉल्वमेंट था वह पूरी तरह अननोटिस्ड रह गया। डीकन एंग्लोम तय करता है कि फिलहाल चार्ली को छोड़ दिया जाए, लेकिन अगर 2 हफ्तों में यह समस्या खत्म नहीं हुई तो उसे सच बताकर किसी सुरक्षित जगह भेज दिया जाएगा। और अगला निशाना है वह रहस्यमय लेटर भेजने वाला शख्स। एंग्लोम समझाता है कि यह कोई मामूली आदमी नहीं है। उसे सुजैना के बारे में गहरा ज्ञान है और उससे भी जरूरी
उसने स्पिड वर्ल्ड क्रिएचर का इस्तेमाल करके अपनी आइडेंटिटी छिपाई है। यह कोई नौसखी का काम नहीं है। उन्होंने उस आत्मा को ट्रैक करने की कोशिश भी की थी, लेकिन वह नाकाम रहे, क्योंकि सिर्फ 3 लाइन के इनकेंटेशन यानी कि मंत्र से लाखों स्पिरिट क्रिएचर्स मैच हो सकते हैं। वही एग्जैक्ट समन जो किसी ने किया हो, उसको दोबारा ढूंढना लगभग असंभव है। मतलब लेटर भेजने वाला सिर्फ स्मार्ट ही नहीं बल्कि पूरी तरह प्रिपेयर्ड भी है। दूसरी तरफ लूमियन अपने कमरे में सोने का नाटक कर रहा, लेकिन उसका शरीर भागने के लिए स्प्रिंग की तरह तैयार था। जब कैथेड्रल की घंटी 6 बजाती है, तब जाकर वह थोड़ा रिलैक्स महसूस करता है। वह सोचता है कि फिलहाल जंग रुक गई है, लेकिन क्या सच में? उसे पता है कि सुजैना उसे पहचान चुकी है और वह कोई आम दुश्मन नहीं है जो हार मान ले। वह मौका मिलते ही वापस आएगी, इसलिए वह बिना देरी किए 2 लेटर लिखता है, एक मैडम मैजिशियन को और दूसरा हीला को। दोनों को अलग अलग मैसेंजर से भेजना उसकी सावधानी दिखाता है, जैसे कोई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन 2 अलग अलग चैनल से भेजी जाए ताकि रिस्क कम हो। हीला का जवाब पहले आता है और वह डरावने पैटर्न की पुष्टि करती है। ऐसे केस पहले भी हुए हैं जहां पुरुष और महिलाएं ऑपोजिट लिंग के सपने में फंस जाते हैं। वहां इंटीमेसी होती है और धीरे धीरे एग्जॉशन यानी कि ऊर्जा की कमी या फिर थकान से उनकी जान निकल जाती है। अगर उनकी असली जिंदगी में कोई साथी या फिर पार्टनर्स होते हैं तो यह आत्माएं उन्हें मार देती हैं, क्योंकि वे खुद को उस शिकार का असली जीवन साथी मानती। यह सुनकर ल्यूमन को कल रात का मंजर याद आता है, जहाँ चार्ली वाइफ शब्द सुनते ही कांप गया था और ठरक पने में सुजैना की तरफ बढ़ गया था। हकीकत में यह सिर्फ मर्डर नहीं है, यह एक ट्विस्टेड पोजेशन यानी कि एक तरह का कब्जा है, जहां वह आत्मा के स्तर पर शिकार पर पूरी तरह कब्जा कर लेती है। तभी मैडम मैजिशियन का लेटर आता है और यहाँ बिगेस्ट रिवील यानी कि सबसे बड़ा खुलासा होता है। वह बताती है कि लूमियन के साथ बार बार ये खतरनाक चीजें होना कोई इत्तेफाक नहीं है। शायद उसके अंदर जो सील्ड करप्शन है वह उसे इसी तरह की काली ताकतों की तरफ खींचता है, जैसे टूटी हुई चीजें एक दूसरे की तरफ आकर्षित होती। और फिर सुजैना की असली प्रकृति सामने आती। वह मूल रूप से एक इविल गॉड की भक्त, जिसे मदर ट्री ऑफ डिजायर या फिर कामना की देवी कहा जाता है। सुजैना को उससे सीक्वेंस 5 लेवल तक की ताकत मिली थी, लेकिन वह उसे संभाल नहीं पाई और वह एक हाइब्रिड बन गई, आधा लस्ट यानी कि आधी लस्ट स्पिरिट यानी कि कामना की रूह और आधा इविल स्पिरिट। इसी वजह से उसका व्यवहार इतना अनस्टेबल है, कभी सेडक्टिव, कभी वायलेंट, तो कभी पूरी तरह पजेसिव। लूमियन को अब क्लैरिटी मिल रही। वह दुश्मन को समझ तो रहा था, लेकिन उसे खत्म करने के लिए सिर्फ जोर नहीं बल्कि उसकी जड़ ढूंढनी होगी। मैडम मैजिशियन का लेटर पढ़ते ही लूमियन को पहले तो झंझलाहट महसूस होती है। वह बात करते करते अचानक किसी अजीब दिशा में निकल जाती है, जैसे मॉन्टसरी भूत के जरिए सुजैना को मरवाने का बेतुका प्लान। लेकिन असली पॉइंट कहीं और। वह उसे कोई आइडिया नहीं दे रही, वह दरअसल उसे पढ़ रही। उसे पहले से ही अंदाजा था कि लूमियन कोई शॉर्टकट लेने की कोशिश कर सकता है, इसलिए उसने जानबूझकर एक एब्सर्ड यानी कि बेतुका प्लान सामने रखा और फिर खुद ही उसे डिसमेंटल यानी कि नष्ट करना शुरू। वह एक एक करके उसकी खामियां गिनाती गई, जैसे किसी बच्चे के हाथ से कोई खतरनाक खिलौना छीनने से पहले उसे खुद दिखा दिया जाए कि वह उसे ही चोट पहुंचाएगा। लूमियन यह बारीक चाल पकड़ लेता है। यह सिर्फ गाइडेंस नहीं बल्कि एक सूक्ष्म कंट्रोल था। वह तुरंत अपने पास मौजूद विकल्पों को तोलने लगता है। फॉलन मरक्यूरी से फेट काटना लुभावना था, लेकिन यह अनरिलायबल था। सीधी लड़ाई मतलब खुदकुशी, और मिस्टर के वही एक ऑप्शन बचा है जहां रिस्क कम था और फायदा दुगना। सर्वाइवल भी और ट्रस्ट बिल्डिंग, यही उसका फैसला बनता है। यह कोई जल्दबाजी में लिया गया कदम नहीं बल्कि एक कैलकुलेटेड शिफ्ट। नीचे आते ही उसे चार्ली दिखता है, चेहरे पर एक जबरदस्ती उड़ी हुई मुस्कान, लेकिन आंखों के पीछे अभी भी खौफ जिंदा था। वह पॉन शॉप यानी कि ऐसी दुकान जहां सामान गिरवी रखकर कोई चीज ले सकते हैं चलने की बात करता है, लेकिन उसके शब्दों से ज्यादा उसकी जल्दबाजी बोल रही, भाई मुझे कैश चाहिए, क्योंकि उसके जैसे इंसान के लिए पैसा सिर्फ सुख सुविधा नहीं बल्कि सुरक्षा की गारंटी है। वह उत्साह में अपनी कैलकुलेशन बैठाने लगता है। 1500 का नेकलेस कम से कम 1000 तो मिल ही जाएंगे, और वह अपना भविष्य बुनने लगता है। अच्छा खाना, आराम और थोड़ी स्थिर जिंदगी। लूमियन चुपचाप सुनता है, पर वह अंदर से जानता है कि ट्रायर की जिंदगी इतनी सीधी लकीर पर नहीं चलती। यह वही आदमी है जिसने पिछली रात मौत का ठंडा हाथ अपनी गर्दन पर महसूस किया था और आज वह लंच का प्लान कर रहा है। हकीकत ये है कि एक गरीब आदमी भावनाओं या समय की लग्जरी अफोर्ड ही नहीं कर सकता। उसे हर पल सिर्फ अपने दिखावे के लिए सोचना पड़ता। और दोस्तों, ये हमारी दुनिया की सच्चाई भी है। तो खैर आगे बढ़ते हैं। रास्ते में चलते हुए चार्ली धीरे से दबी हुई आवाज में पूछता है, लूमियन क्या तुम्हारा वह कर्स ब्लेड सच में काम करता है? यह सवाल जिज्ञासा नहीं थी, यह वह डर था जो अभी भी उसके अंदर किसी जहरीले कीड़े की तरह रेंग रहा था। और यहाँ लूमियन पूरा मानसिक कंट्रोल अपने हाथ में ले लेता। पहले वह उसे और डराता है, आजमा कर देखना है। चार्ली तुरंत दहशत में पीछे हट जाता है और फिर ठीक उसी क्षण लूमियन खुद हकीकत बयां कर देता है। सब झूठ, वह खंजर, वह कर्स, परिवार की मौत की वह कहानी, सब एक झूठ था जो उसने सिर्फ
मॉन्स्टरी घोस्ट की कहानियों से प्रेरित होकर बनाई थी। यह सिर्फ एक मजाक नहीं, यह एक डेमोन्स्ट्रेशन था। लूमियन उसे दिखा रहा था कि वह अपनी मर्जी से किसी की भी रियलिटी बदल सकता है अगर सामने वाला उसकी बात मान ले। चार्ली वहीं जम जाता है। उसके दिमाग में दो विरोधी विचार आपस में टकराने लगते हैं। उसने सोचा कि वह बचा क्योंकि लूमियन ने यह झूठ बोला था, और दूसरा, सामने खड़ा यह आदमी झूठ को किसी हथियार की तरह इस्तेमाल करने में माहिर है। यहीं से चार्ली का नजरिया पूरी तरह बदल जाता है। वह लूमियन से डरने भी लगता है और अनजाने में उस पर डिपेंड भी होने लगता है। यह सम्मान नहीं बल्कि एक खतरनाक निर्भरता की शुरुआत। लूमियन इस बदलाव को भांप लेता है और उसी बहाव में एक और सवाल दाग देता है कि तुम्हारे परिवार में अब कौन कौन बचा है। बस इतना सुनते ही चार्ली उछल पड़ता है। एक पल के लिए उसे लगा कि शायद श्राप यानी कि कर्ज सच है। लूमियन ठहाका मारकर हंस पड़ता है, लेकिन वह देख चुका था कि मानसिक सीमाओं की बाउंड्री टूट चुकी है। अब चार्ली यह फर्क नहीं कर सकता कि क्या सच है और क्या महज एक कहानी। यानी अब पूरी नैरेटिव का लगाम लूमियन के हाथ में था। दोनों आखिर में उस विशाल पॉन्सेप की बिल्डिंग के सामने पहुंचते हैं, जहां बाहर बड़े अक्षरों में लिखा था फ्रीडम, इक्वलिटी और फ्रेटर्निटी, यानी कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व। तो दोस्तों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी सेम लाइन लिखी हो, अगर आपने पढ़ा हो तो। लूमियन यह पढ़कर अंदर ही अंदर हंसता है और सोचता है, यहाँ बिल्कुल फ्रीडम है अपनी चीजों ने पौने दाम पर बेचने की, यहाँ समानता भी है सबको लूटने की, और फ्रेटर्निटी यानी कि भाईचारा भी है मजबूरी का फायदा उठाने की। तो दोस्तों, ये तीन वर्ड्स अपने आप में ही एक पैराडॉक्स हैं। चार्ली बड़े उत्साह और उम्मीद के साथ काउंटर पर उस नेकलेस को रखता है। उसके चेहरे पर वैसी ही चमक थी जैसे किसी को अपनी मंजिल दिखने वाली हो। लेकिन जब वह वापस आता है तो सब कुछ राख हो चुका था। वह नेकलेस नकली था। उसकी असली कीमत थी महज 12 वेरल डॉलर। कोई ड्रामा नहीं हुआ, कोई सफाई नहीं दी गई, सिर्फ एक सीधी और गहरी चोट। चार्ली का चेहरा बिल्कुल खाली हो जाता है, जैसे उसका दिमाग उस झटके को प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा हो। यह सिर्फ पैसों का नुकसान नहीं था, ये उसका पूरा भविष्य था जो उसने पिछले आधे घंटे में बना लिया था। जो लंच के सपने देख रहा था, वह अब दोबारा बेसिक सर्वाइवल के लिए लड़ रहा था। हकीकत यह है कि नेकलेस दरअसल सिर्फ नकली पत्थर नहीं बल्कि सुजना की ताकतों द्वारा छोड़ी गई एक करप्ट निशानी थी, जिसे आम लोग नहीं देख सकते थे। तो दोस्तों, यहाँ आपके काम की बात यह है कि यह नेकलेस दरअसल सिर्फ नकली पत्थर नहीं बल्कि सुजेना मैटिस की ताकतों द्वारा छोड़ी गई एक करप्ट निशानी थी, जिसे आम लोग नहीं देख सकते। पॉन शॉप से निकलने के बाद चार्ली की हालत वही थी, चेहरा बिल्कुल खाली और आंखों में उम्मीद का नामो निशान तक नहीं। उसने कल रात जो कुछ भी किया, वह जानलेवा जोखिम, वह खौफ और खुद से किया गया प्रॉमिस, सब महज एक फेक नेकलेस के लिए था। लूमियन उसे देखता है और उसके अंदर एक अजीब सी खिन्नता पैदा होती है। यह उसे सिर्फ बदकिस्मती नहीं लगती बल्कि किस्मत का एक क्रूर मजाक महसूस होता है। उसी पर लूमियन के अंदर प्रोवोकर का एक नया नजरिया जन्म लेता है। अगर तकदीर तुझे नचा रही है तो तू भी पलटवार करके उसे नचा। लेकिन वह यह सब बोलता नहीं, वह बस एक सीधा सवाल करता है, तुझे क्या लगता है मैडम एलिस ने तुझे धोखा दिया था या वह दुकान वाले तेरी फटी हुई हालत देखकर कम कीमत दे रहे थे? चार्ली खुद ही टूटे हुए अंदाज में जवाब देता है कि उसे कुछ नहीं समझ आ रहा, लेकिन धीरे धीरे सारा दोष मैडम एलिस पर डालने लगता है। लूमियन उसे कोई दिलासा नहीं देता और सीधा बोलता है, दोनों ही तुझे लूट सकते हैं, दुनिया उतनी सीधी नहीं है भाई। और बात कड़वी थी, पर यही उसे थोड़ा हकीकत में खड़ा करती है। लूमियन उसे वहीं हार मानकर बैठने नहीं देता और बोलता है, चल यह नेकलेस वापस ले और दूसरी दुकान पर चेक करते हैं। वे दोनों 2 और पॉन शॉप पर जाते हैं और हर जगह नतीजा वही निकलता है, यानी कि नकली, और कीमत सिर्फ 11 से 15 बैरल डोर। अब कोई शक नहीं बचता। चार्ली सड़क किनारे बैठ जाता है जैसे उसके अंदर की सारी एनर्जी खत्म हो गई। लूमियन उसे कोई मोटिवेशनल स्पीच नहीं देता, बस एक प्रैक्टिकल बात कहता है, कम से कम 1 हफ्ते का राशन तो निकल ही जाएगा। फिलहाल काम ढूंढ, कैफे में लोगों से बात कर, मतलब पहले सरवाइव करना और बाकी चीजें बाद में। असल में लूमियन जानता था कि चार्ली जैसे आम इंसान के लिए भूख का डर मौत के डर से बड़ा होता है, लेकिन लूमियन का दिमाग यही नहीं रुक, वह एक नया शक पैदा करता है। क्या पता ये सारे दुकान वाले आपस में मिले हुए हों। यह कोई वहम नहीं था बल्कि लूमियन की हंटर वाली एबिलिटीज जो हर जगह पैटर्न देखती थी। चार्ली हिचकिचाता है, ज्वेलरी शॉप में असली जांच कराने के लिए अलग से पैसे लगेंगे, और अगर नेकलेस फिर भी नकली निकला तो बचा कुचा पैसा भी डूब जाएगा। यही लूमियन एक शातिर चाल चलता है, यह नेकलेस मुझे दे दो, मैं एक ऐसे आदमी से चेक करवा दूंगा जो पैसे नहीं लेगा। चार्ली कुछ पल रुकता है और फिर हार थमा देता है और लूमियन हल्का सा मजाक करता है, अगर मैं इसे असली से बदल दूं तो? चार्ली खुद को संभाल कर कहता है, मुझे तुम पर भरोसा है, वैसे भी मैंने इसे कचरा
तरह मान लिया है। बस इसी जगह सीन सटल यानी कि सूक्ष्म तरीके से बदल जाता है। लूमियन अब सिर्फ मदद करने वाला पड़ोसी नहीं था, वह पूरी सिचुएशन का कंट्रोलर यानी कि नियंत्रक बन चुका था। इसके बाद लूमियन सीधे कैटाकॉम्स यानी कि जमीन के नीचे की सुरंगों के पास ऑस्टा से मिलने जाता। लूमियन उसे छेड़ते हुए काम की बात पर आता है कि मिस्टर के से कैसे मिला जाए। ऑस्टा घबराते हुए पूरा तरीका समझा देता है, एड्रेस, नॉक पैटर्न यानी कि दरवाजे को खटखटाने का तरीका और एक फर्जी नाम यानी गुलाम पियरे। लूमियन उस एड्रेस पर पहुंचता है और बताए हुए पैटर्न में दरवाजा खटखटाता है और एक सीक्रेट पैसेज यानी कि गुप्त रास्ते से नीचे उतरता है। नीचे का माहौल भारी और दबाव वाला था। वहाँ मिस्टर के बैठा था, जैसे वह पहले से ही लूमियन के आने का इंतजार कर रहा हो। लूमियन बिना किसी औपचारिकता के बोलता है, मुझे आपकी मदद चाहिए, कीमत आप तय करो। मिस्टर के सीधे मुद्दे पर आता है, क्या पॉइजन स्पर्म मॉब यानी कि उस जहरीले ग्रोह को पता है कि तुमने मार्गो को मार दिया है? लूमियन चौंकता नहीं, क्योंकि उसे पता था कि मिस्टर के पास पहले से ही सारी इन्फॉर्मेशन है। वह सजना वाला पूरा वाक्य बताता है, जितना जरूरी है उतना ही। मिस्टर के पूछता है, क्या तुम्हें प्रोटेक्शन चाहिए? लूमियन हाँ में जवाब देता। फिर मिस्टर के एक खतरनाक सच्चाई समझाता है, यह सत्ता एक सोल टाइप यानी कि आत्मा की यूनिट है जो अपने क्षेत्र से जुड़ी है, लेकिन अगर उसने तुम्हें मार्क कर लिया तो दूरी मायने नहीं रखती। और फिर मिस्टर के अपनी डील रखता है कि मैं तुम्हें प्रोटेक्शन दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मार्केट डिस्ट्रिक्ट में किसी गैंग में शामिल होकर उसका लीडर बनना होगा। यह मैजिक शर्त नहीं थी, बल्कि मिस्टर के का उस इलाके में अपना प्रभाव बढ़ाने का तरीका था। लूमियन बिना हिचकिचाए मान जाता है। हकीकत में मिस्टर के को एक ऐसा प्यादा चाहिए था जो सेवॉय मॉब के अंदर घुसकर उसकी आंखें और कान बन सके। और फिर वह सबसे अनसेटलिंग यानी कि परेशान करने वाला पल आता है। मिस्टर के अपनी उंगली खुद ही तोड़ देता है। कोई खून नहीं बहता, बस मांस हिलता है और हड्डी साफ दिखती है। वह उस कटी हुई उंगली को लूमियन की तरफ बढ़ाता है, किसी भी क्रिटिकल मोमेंट पर यह तुम्हारे काम आएगा। लूमियन उस ठंडी उंगली को पकड़ता है और अंदर से समझ जाता है कि अब वह इस खूनी खेल का हिस्सा बन चुका है। तो गुरु, बात कुछ ऐसी है कि मिस्टर के सामने खड़े लूमियन को अभी भी थोड़ा अजीब लग रहा था। उसके हाथ में वह कटी हुई उंगली थी जिसमें अब भी एक हल्की और डरावनी सी गर्माहट महसूस हो रही थी। यह कोई सामान्य चीज नहीं थी। वह अच्छी तरह समझता था कि मिस्टिसिज्म की दुनिया में किसी का फ्लैश यानी कि मांस सौंपना कितना जोखिम भरा हो सकता है। किसी भी गलत हाथ में यह एक घातक कर्ज यानी कि शराब का जरिया बन सकता है। फिर भी मिस्टर के ने बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी उंगली तोड़कर उसे दे दी। इसका मतलब साफ था, या तो उसके पास इसे कंट्रोल करने का कोई गुप्त तरीका है, या फिर उसे इतना कॉन्फिडेंस है कि उसे लगता है कि कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकता। लूमियन के खुराफाती दिमाग में एक सेकंड के लिए एक अजीब ख्याल आता है, क्या इस उंगली को फॉलन मरकुरी के साथ इस्तेमाल करके मॉन्टसरी घोस्ट वाला कोई नया प्रयोग किया जा सकता। लेकिन वह तुरंत खुद को रोकता है। हर आइडिया सिर्फ सोचने के लिए होता है। वह थैंक यू बोलता है और उंगली को जेब में रखता है। और तभी उसे एक प्रैक्टिकल बात याद आती है। वह कैजुअली मिस्टर के से पूछता है कि साहब, यह असली है या नकली? मिस्टर के उसे चेक करता है और नतीजा वही निकलता है, यानी कि नकली। लेकिन इसकी कारीगरी कमाल की है, जिसकी कीमत लगभग 50 वैरल डॉलर हो सकती है। लूमियन अंदर से थोड़ा नाराज होता है, लेकिन चेहरे पर सिकन तक नहीं आने देता। साथ ही वह आईडी पेपर्स की बात भी करता है, क्योंकि अब उसे समझ आ गया था कि ट्रायर के अंधेरे गलियों में बिना पहचान के ज्यादा दूर तक भागना मुमकिन नहीं है। वहां से निकलते हुए लूमियन के दिमाग एक साथ कई मोर्चों पर चल रहा था। गैंग में बिना शक के कैसे शामिल होना है, और सबसे जरूरी इस नकली नेकलेस से ज्यादा पैसे। ये वही हंटर माइंडसेट है। अगर कोई समस्या आई है तो उससे अपनी कीमत निकालो। वह अपने बचे हुए पैसों का हिसाब लगाता है। एंथनी रीड को 400 देने हैं और बाकी से सेफ हाउसेस का इंतजाम करना है। दोपहर तक वह 2 सुरक्षित जगह फिक्स कर लेता है। यह छोटी डिटेल नहीं, बल्कि उसकी सर्वाइवल स्ट्रेटेजी का हिस्सा थी, यानी कि अगर एक ठिकाना असुरक्षित हो जाए तो दूसरा तैयार मिले। फिर वह वापस अपने कमरे में आता है और अपना भेष बदलता है। वह अपने चेहरे के नैन नक्श थोड़े नरम करता है। अब वह पुराना लूमियन नहीं, बल्कि एक सामान्य लेकिन खतरनाक दिखने वाला अजनबी लग रहा था। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती और सीन शिफ्ट होता है। वह सीधे बैरन ब्रिगनेस के पास सेले द बेल ब्राइस कैफे में पहुंचता है। ऊपर कैफे में बैठकर वह सीधे अपनी डील रखता है, ये नेकलेस 1500 का है और मुझे इसके 1000 दे दो। बैरन तुरंत उसकी जांच करवाता है और नतीजा वही निकलता है, यानी कि नकली। अचानक कमरे का माहौल टेंस हो जाता है और बंदूकें निकल आती हैं, लेकिन लूमियन की बॉडी लैंग्वेज में रत्ती भर भी बदलाव नहीं आता। बैरन अपनी आंखों में कड़वाहट लिए पूछता है, तुझे पता था कि यह नकली है? लूमियन शांत भाव से कहता है, हाँ। फिर भी तू पैसे मांगने की हिम्मत कर रहा है? लूमियन फिर से वही शब्द दोहराता है, हाँ। और यही लूमियन अपना सबसे बड़ा पत्ता फेंकता है। वह थोड़ा आगे झुकता है और एकदम ठंडे अंदाज में बोलता है, क्योंकि मैंने मार्गो को मारा है। बस पूरा कमरा जैसे जम गया हो। यह कोई ब्लफ नहीं था, यह एक रेपुटेशन प्ले था, यानी कि प्रतिष्ठा का खेल था। पॉइजन स्पर्म मॉब का वह खूंखार मार्गो, जिसे ये लोग खुद एक बहुत बड़ा खतरा मानते थे, अगर यह नौजवान उसे मार सकता है तो यह कोई मामूली इंसान नहीं। गन
गन पकड़े हुए लोग भी एक सेकंड के लिए सहम कर पीछे हट जाते हैं। बैरन तुरंत समझ जाता है कि यह डील अब पैसों की नहीं बल्कि पावर की है। लूमियन अब सिर्फ खैरात नहीं मांग रहा, वह अपनी असली कीमत मांग रहा था। बैरन पूछता है, तुझे पता है इसका अंजाम क्या होगा? लूमियन कहता है, हाँ। तो दोस्तों, लूमियन का हर जवाब हाँ में देना सच में मजेदार था। खैर, आगे बढ़ते हैं। इसका मतलब साफ था कि अगर पैसे लिए हैं तो वह आधिकारिक रूप से इस खूनी खेल का हिस्सा बन जाएगा। वहीं सीन शिफ्ट होता है। जैसे ही चार्ली वापस आता है, वह बेचैनी से इंतजार कर रहा था, आंखों में उम्मीद की किरण लिए। लूमियन, क्या यह असली है? लूमियन लापरवाही से जवाब देता है और बोलता है, नकली है, महज 50 वेरल्डोर की कीमत है। चार्ली थोड़ा निराश होता है, लेकिन इस बार वह टूटता नहीं, क्योंकि वह मानसिक रूप से पहले ही तैयार था। फिर लूमियन अपना आखिरी पंच मारता है, लेकिन मैंने इसे 1000 में बेच दिया। चार्ली मानो हक्का बक्का रह जाता है। उसे समझ नहीं आता कि यह कोई मजाक है या फिर सच। लूमियन नोटों की गड्डी निकाल कर दिखाता है और शांति से बोलता है, देखो चार्ली, हार तुम्हारा था, जिसकी कीमत 50 है, बाकी के 950 मेरी सर्विस फी है। ठीक है। यही पूरा चैप्टर अपना असर दिखाता है। लूमियन ने स्थिति को पढ़ा, जोखिम लिया, अपनी रेपुटेशन का इस्तेमाल किया और एक बड़े नुकसान को प्रॉफिट में बदल दिया। लेकिन सवाल ये था कि क्या चार्ली इसे स्वीकार कर पाएगा, या उसे पहली बार एहसास होगा कि लूमियन सिर्फ उसका मददगार नहीं बल्कि एक माहिर खिलाड़ी भी है। तो दोस्तों, से जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ। तो दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है टर्फ, यानी कि इलाका, या फिर बोले तो दबदबा। चार्ली अभी भी गहरे शौक में है। उसके हाथ में 50 वेरल्डोर के नोट तो हैं, लेकिन उसका दिमाग अभी भी वहीं अटका है कि आखिर 1000 कैसे मिल गए। जब लूमियन लापरवाही से उसे बताता है कि उसने सेवॉय मॉब के साथ एक खतरनाक डील की है, तो चार्ली सच में कांप उठता है। उसके लिए यह वैसी ही बात थी जैसे कोई आकर कहे, भाई मैंने जंगल में भूखे शेर से पक्की दोस्ती कर ली है। लूमियन उसे एकदम शांति से समझाता है कि यह कोई धोखाधड़ी नहीं थी, उन्होंने खुद अपनी मर्जी से पैसे दिए, यानी मामला महज कोई फ्रॉड नहीं बल्कि एक बड़ा पावर गेम था। चार्ली को पहली बार एहसास होता है कि लूमियन सिर्फ चालाक नहीं है, वह हद तक खतरनाक। और जब लूमियन उसे बताता है कि उसने ऑफिशियल रूप से सेवॉय मॉब ज्वाइन कर ली है, तो चार्ली के पास बोलने के लिए शब्द ही नहीं बचते। वह बस उसे देखता रहता है, जैसे उसे पहली बार समझ आ रहा हो कि जिस इंसान के साथ वह दिन रात रहता है, वह अब उस पाताल लोक में उतर चुका है जहाँ कानून की नहीं, सिर्फ रेपुटेशन या फिर पावर की चलती है। अब सीन थोड़ा शिफ्ट होता है और यहाँ से शुरू होता है इस चैप्टर का असली मतलब। लूमियन अपने कमरे में लौटता है, अपना भेष हटाता है और तभी नीचे से शोर सुनाई देता है, भद्दी गालियां और चीख पुकार। शोर सुनते ही वह समझ जाता है कि पॉइजन स्पर मॉब गैंग वाले प्रोटेक्शन मनी यानी कि हफ्ता वसूली लेने आ धमके हैं। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि ये वही लोग हैं जिनके खिलाफ वह पहले ही जंग छेड़ चुका है। बिना ज्यादा सोच विचार किए वह नीचे उतरता है, क्योंकि अब वह मामला सिर्फ पर्सनल नहीं बल्कि टेरिटोरियल यानी कि एरिया के वर्चस्व पर बन चुका था। रूम नंबर 408 के बाहर 2 गुंडे पहरा दे रहे थे और अंदर इथांस को बेरहमी से पीटा जा रहा था। बाकी पड़ोसी अपने दरवाजे बंद करके दुबके बैठे थे, क्योंकि यहाँ का नियम साफ, दूसरे के फटे में पैर मत डालो वरना अगला नंबर तुम्हारा होगा। लेकिन लूमियन इन नियमों को तोड़ने ही आया था। बिना किसी चेतावनी के उसने दोनों गार्ड्स के सिर पकड़कर आपस में भिड़ा दिए। एक ही सेकंड में रास्ता साफ। यह कोई फिल्मी हीरो एंट्री नहीं थी, यह एक हंटर का ट्रेंड रिएक्शन था। अंदर का मंजर और भी डरावना था। इथांस बुरी हालत में थी, विल्सन मजे से पैसे समेट रहा था और उसको गुंडा उसे दबोचे हुए था। लूमियन बिना किसी हिचकिचाहट के सीधा हमला कर देता है। यहाँ लड़ाई लंबी नहीं है बल्कि बहुत तेज और सटीक है। विल्सन खुद भी एक बियॉन्डर है, लेकिन लूमियन का कंट्रोल, स्पीड और वह पागलों जैसा एग्रेशन उसे पूरी तरह हक्का बक्का कर देता है। मुक्के, कोहनियां और घुटने सब कुछ मशीन की तरह कोऑर्डिनेटेड थे। बीच में एक गुंडा पीछे से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन लूमियन उसे भी चकमा देकर विल्सन को ही कुर्सी का स्वाद चखा देता है। कुछ ही सेकंड में विल्सन जमीन पर था, पसलियां टूट चुकी थी और शरीर जवाब दे चुका था। उसका सारा घमंड धूल में मिल गया। लूमियन उसे बालों से पकड़कर ताना मारता है, तो उतना भी मजबूत नहीं निकला जितना कि तू भौंक रहा था। और फिर आती है सबसे भारी लाइन, यह अब सीएल का टर्फ यानी कि इलाका है, और दूसरी भाषा में बोले तो सेवॉय मॉब का। यही इस पूरे चैप्टर का सार छुपा है। यह लड़ाई सिर्फ इथांस को बचाने के लिए नहीं थी, वह एक खूनी अनाउंसमेंट कि इस इलाके का नया बाप आ गया है। लूमियन सिर्फ हराकर शांत नहीं होता, वह एक खौफनाक संदेश देना चाहता था। उसने विल्सन का हाथ तोड़ दिया और फिर उसे खिड़की से बाहर हवा में लटका दिया। वह कैजुअली उससे पूछता है, बताओ फेंक दूं या फिर रहने दूं? यह कोई ब्लफ नहीं था बल्कि शुद्ध साइकोलॉजिकल प्रेशर था, और उसका जवाब सुने बिना ही उसने उसे नीचे फेंक दिया। तो दोस्तों, एक पल रुक कर जरा सोचिए, यह कदम इम्पोर्टेंट क्यों था? क्योंकि अब बात सिर्फ डर की नहीं थी, अब बात रेपुटेशन की थी। नीचे गिरने के बाद भी विल्सन किसी तरह जिंदा बच गया, जिस पर लूमियन डार्क
ह्यूमर के साथ बोलता है, चलो अच्छा है, साला बच तो गया। बाकी 3 गुंडे अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं, लेकिन लूमियन उन्हें वहीं रोक लेता है और सख्ती से कहता है, रुको, जो नुकसान किया है उसका हर्जाना देकर जाओ। मतलब लड़ाई भी अपनी शर्तों पर, संदेश भी साफ और ऊपर से प्रॉफिट भी पूरा। यह पूरा सीक्वेंस दिखाता है कि लूमियन अब सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहा, वह अपने एनवायरनमेंट को पूरी तरह कंट्रोल कर रहा है। अंत में थांस उसे एक टक देखती रहती है। उसे समझ आता है कि अब यह जगह सेवॉय मॉब के कब्जे में है, लेकिन लूमियन उससे कोई वसूली या नियम की बात नहीं करता और यहीं से एक गहरा कंफ्यूजन पैदा होता है। यह उसकी तरफ से प्रोटेक्शन थी या किसी बहुत बड़ी फ्यूचर इन्वेस्टमेंट की शुरुआत? ये तो हमें आने वाली कहानी में ही पता चलेगा। तो मेरे कहानी के साथियों, नेक्स्ट चैप्टर है रिएक्शन, यानी कि प्रतिक्रिया। लूमियन जैसे ही वापस अपने फ्लोर पर आता है, चार्ली पहले से ही दरवाजे पर खड़ा मिलता है, लेकिन इस बार उसकी आंखों में सपनों वाला डर नहीं, बल्कि गहरी जिज्ञासा और एक जबरदस्त शौक था। जब लूमियन एकदम लापरवाही से बोलता है कि उसने विल्सन को चौथी मंजिल से फेंक दिया है, तो चार्ली को पहले लगा कि यह कोई घटिया मजाक है, लेकिन धीरे धीरे जब उसे बात की गंभीरता समझ आई, तो उसका पूरा नजरिया ही बदल गया। अब उसके सामने वही पुराना स्मार्ट और थोड़ा शरारती सीएल यानी कि बॉस नहीं था, बल्कि एक ऐसा बेरहम इंसान था जो बिना पलक झपकाए किसी का भी अंत कर सकता था। यहाँ चार्ली के दिमाग में एक खतरनाक एहसास होता है कि कल तक उसे लगा था कि लूमियन बस उसे डराने के लिए झूठ बोल रहा था, लेकिन अब उसे समझ आता है कि अगर स्थिति थोड़ी भी अलग होती तो शायद यह आदमी सच में उसे भी मार देता। डर और इज्जत दोनों एक साथ उसके दिल में जगह बना ले। तो भाई यहाँ चार्ली की फट भी रही थी और उसे गर्व भी महसूस हो रहा था। हकीकत में चार्ली अब लूमियन को एक प्रोटेक्टर के साथ साथ एक शिकारी की तरह भी देखने लगा था, जिससे उनके बीच की बराबरी का रिश्ता हमेशा खत्म हो गया था। चार्ली उसे फौरन चेतावनी देता है कि भाई पॉइजन स्पर मॉब बहुत खतरनाक और सन की है, यहाँ से भाग जाओ। लेकिन लूमियन का जवाब एकदम सादा और सिंपल, सेवॉय मॉब भी उनसे कम नहीं है। वह साफ शब्दों में ऐलान कर देता है कि अब एबोर्डू कॉरिडोर सेवॉय मॉब का इलाका है और जो भी पॉइजन स्पर्म का गुंडा यहाँ वसूली करने आएगा उसे सीधा बाहर फेंक दिया जाएगा। चार्ली के लिए यह राहत भी थी और डर भी। राहत इसलिए कि अब कोई बड़ी ताकत उसके पीछे खड़ी थी, और डर इसलिए कि अब मामला मोहल्ले की लड़ाई से बढ़कर गैंग वॉर के लेवल तक पहुंच चुका था। वहीं सीन शिफ्ट होता है सैले दे बेल ब्रिज की तरफ। लूमियन बड़े आराम से बार पर बैठा है, खाना खा रहा है और ड्रिंक पी रहा है, जैसे कि पिछले कुछ घंटों में कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन यही उसकी स्टाइल है, बाहर से एकदम शांत लेकिन अंदर पूरा कैलकुलेशन। तभी लुई आता है और इधर उधर की बातें करते हुए पूछता है कि लूमियन अभी भी उस इन यानी कि सराय में क्यों रह रहा है, क्योंकि वह तो पॉइजन स्पोर का एरिया है। लूमियन बिना बात कमाए सीधा बोल देता है कि अब वह हमारा इलाका है, और जब वह कैजुअली बताता है कि उसने विल्सन को खिड़की से नीचे फेंक, तो भाई लुई की फट के हाथ में आ जाती। लुई तुरंत समझ जाता है कि यह मामला अब हाथ से निकल चुका है और वह सीधे बैरन को रिपोर्ट करने भागता है। जाते जाते वह एक कांपता हुआ सवाल पूछता है कि विल्सन मरा तो नहीं, और लूमियन का जवाब आता है फिलहाल तो नहीं, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की सी निराशा थी। अब कहानी का रुख पॉइजन स्पर मॉब की तरफ मुड़ता है। विल्सन की हालत बेहद खराब है, हड्डियां टूटी हुई हैं और उसका पूरा वजूद करा रहा है। उनके बॉस ब्लैक स्कॉर्पियन रॉजर को पूरी रिपोर्ट मिलती है। वह उलझन में भी है और अलर्ट भी, क्योंकि सीएल नाम का कोई बड़ा नाम सेवॉय मॉब में पहले कभी सुना नहीं गया। फिर भी उसने विल्सन जैसे बियंडर को धूल चटा दी। यहाँ एक अहम कड़ी जुड़ती है, मार्गो की रहस्यमयी मौत और लूमियन। रॉजर के मन में एक शक गहराने लगता है कि शायद इन सब कांडों के पीछे एक ही चेहरा है। रॉजर कोई जल्दबाजी में हमला नहीं करता, वह अपने खास आदमी हमन को बैरन के पास भेजता है एक सीधा सवाल लेकर कि तुम लोग सीधी जंग चाहते हो या टेबल पर बैठकर बात करना चाहते हो। बैरन ब्रेनेज बालकनी में खड़ा आराम से पाइप पी रहा था, जैसे सब कुछ उसके कंट्रोल में हो। लुई उसे पूरी कहानी सुनाता है कि कैसे विल्सन को पटका गया और कैसे लूमियन ने अकेले दम पर इलाके को क्लेम किया। बैरन तुरंत कोई रिएक्ट नहीं देता, वह गहरी सोच में डूबा रहता है और फिर उसके चेहरे पर एक रहस्यमय मुस्कान आती। वह बस एक लाइन बोलता है, अगर तेज धार वाले हथियार को सही से संभाला ना जाए तो वह चलाने वाले का हाथ भी काट देता है। इसका मतलब साफ था, लूमियन उनके लिए जितना यूजफुल है उतना ही खतरनाक। बैरन तुरंत युद्ध का ऐलान नहीं करता, बल्कि सिर्फ इंतजार करने का फैसला करता है। उसके हिसाब से पॉइजन स्पर मॉब पहले से ही बहुत तेजी से बढ़ रही है। अगर अभी सीधी टक्कर होती है तो पुलिस और अधिकारी भी एक्टिवेट हो जाएंगे और शायद उनके पीछे जो असली ताकतें हैं वो भी सामने आ जाएं। यानी लूमियन ने जो किया वह महज एक छोटी सी लड़ाई नहीं, वह एक भयानक चैन रिएक्शन की शुरुआत कर चुका था। वहीं रात के करीब 10 बजे लूमियन वापस ओबर्ग कॉरिडोर लौट रहा होता है और उसके साथ लुई भी है। वह उसे एक अंधेरी गली में ले जाता है और कैजुअली बताता है
डील पक्की हो गई है। अब यह पूरा मॉडल आधिकारिक तौर पर सेवाई मॉब के कब्जे में है। सुनने में यह बात बड़ी सादी लगती है, लेकिन हकीकत इतनी सीधी नहीं थी। लूमियन के दिमाग में तुरंत एक गहरा संदेह पैदा होता है। क्या पॉइजन स्पर्म मॉब इतनी आसानी से मान गई? लुई समझाता है कि यह सब एक बड़ी जंग को टालने के लिए किया गया है। बैरन ने तो विल्सन के इलाज तक का खर्च उठाया है ताकि मामला शांत रह सके। यहाँ एक प्रैक्टिकल चेतावनी भी आती है, फिलहाल लो प्रोफाइल रहो, क्योंकि अगर पुलिस या अधिकारियों का ध्यान गया तो मामला बिगड़ सकता है। लूमियन बाहर से तो बस सिर हिला देता है, लेकिन अंदर ही अंदर वह जानता है कि यह खूनी खेल अभी सिर्फ थमा है, खत्म नहीं हुआ। यही एक छोटा लेकिन बहुत अहम बदलाव आता है। लुई उसे बता देता है कि अब यह इन यानी कि सराय उसका इलाका है, लेकिन इसके साथ एक छिपी हुई शर्त भी है कि अब उसे कोई डेली अलाउंस नहीं मिलेगा। मतलब साफ है, अब कमाना भी तुम्हें खुद ही पड़ेगा। लूमियन एक सेकंड के लिए ठिठक जाता है और फिर हंस पड़ता है, क्योंकि असली कड़वी हकीकत उसे तुरंत समझ आ गई। इस सराय के लोग खुद दाने दाने को मोहताज हैं, इनसे मैं हफ्ता वसूली में क्या निकालूंगा। यह वही रियल वर्ल्ड आयरनी है कि सरकार ने मुआवजे के रूप में जमीन तो दी, पर समंदर के अंदर। मतलब हक तो मिला, पर सिर्फ कागजों में। अब सीन थोड़ा शांत होता है। लूमियन अपने कमरे में जाकर अपनी बहन और की जादुई किताब पढ़ने बैठता है और तभी दरवाजे पर दस्तक होती। चार्ली, लेकिन इस बार उसका मूड बिल्कुल अलग था। वह एक्साइटेड था। वह बताता है कि उसे एक नौकरी मिलने वाली है। वेटर्स को ड्रिंक पिलाई, कुछ जुगाड़ बनाया और अब एक होटल मैनेजर उसमें दिलचस्पी ले रहा है। यह वही सर्वाइवल लूप है, यानी कि नेटवर्किंग से मौका मिला और मौके से नई उम्मीद। लेकिन लूमियन उसे तुरंत कड़वा रियलिटी चेक देता है। अगर उन्हें जरा भी भनक लग गई कि तू पहले क्या कर चुका है, तब क्या होगा। चार्ली का सारा एक्साइटमेंट वहीं जम जाता है और चार्ली डरते हुए उससे पूछता है कि तुम अब इथांस के साथ क्या करोगे। यहाँ यह सवाल सिर्फ जिज्ञासा नहीं, यह एक गहरा डर है कि क्या लूमियन भी बाकी गैंगस्टर्स की तरह ही निकलेगा। क्या वह उसे जबरदस्ती काम करने के लिए मजबूर करेगा। लूमियन बस लापरवाही से हंस देता है। मुझे इन सब फालतू चीजों से क्या लेना देना, बस इतना सा जवाब। लेकिन इसका असर बहुत गहरा था। चार्ली सच में खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पहली बार दिख रहा था कि ताकत होने के बाद भी कोई इंसान उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा। चार्ली भागते हुए रूम नंबर 408 में जाता है, जहाँ इथांस मौजूद। चार्ली उसे सब बताता है। पॉइजन स्पर्म मॉब जा चुकी है, अब यहाँ सेवाई मॉब का राज है, और सबसे जरूरी बात कि तुम अब पूरी तरह आजाद हो। यह शब्द इथांस के दिमाग में अटक जाता। आजाद, क्योंकि उसके लिए यह महज एक शब्द नहीं, यह बरसों के जुल्म के बाद मिला एक मौका था। वह धीरे धीरे यकीन करने की कोशिश करती है कि अब उसे कोई नहीं रोक रहा। मतलब वह सच में यहाँ से जा सकता। उसका रिएक्शन बहुत दिलचस्प है। वह खुशी में पागल होकर तुरंत बाहर नहीं भाग। पहले वह अपने पैसे निकालती है, एक प्लान बनाती है और फिर दबे पांव बाहर निकलती है। रियो एनार्की की उस गली से गुजरते हुए हर कदम पर उसे अपनी पुरानी मार और बेइज्जती याद आती है। उसका शरीर जैसे अभी भी उस पुराने ट्रॉमा में फंसा हुआ था। लेकिन जैसे ही वह मेन सड़क तक पहुंचती है, नजारा ही बदल जाता है। खुली सड़क, रोशनी, और पहली बार उसे सच में लगता है कि मैं जिंदा वापस आ गई हूँ। लेकिन यही ट्विस्ट आता है। वह आगे नहीं बढ़ती, बल्कि भागकर वापस मोटल की तरफ मुड़ जाती। क्यों? क्योंकि आजादी मिलते ही इंसान सबसे पहले यह पक्का करना चाहता है कि यह हकीकत है या कोई सपना। आखिरी सीन में वह लूमियन के दरवाजे पर दस्तक देती है। उसके मन में सिर्फ एक ही सवाल है, तुम मेरी मदद क्यों कर रहे हो? लूमियन का जवाब एकदम साफ, मैं तेरी कोई मदद नहीं कर रहा। तुम्हारे पास ऐसा है ही क्या जो मैं तुझे बचाऊं? यह सुनकर इथांस एकदम खाली हो जाती है। लेकिन यही कड़वा जवाब ही असली सच। लूमियन कोई हीरो नहीं था, वह बस एक ऐसा इंसान था जो इस सड़े हुए सिस्टम को पसंद नहीं करता। जैसे ही वह जाती है, लूमियन अकेले कमरे में सोचता है, मैं इसकी मदद नहीं कर रहा, मुझे बस यह पसंद नहीं कि तकदीर लाचार लोगों का इस तरह मजाक उड़ाए। और यही एक सटल लेकिन शक्तिशाली घटना होती है। उसका प्रोवोकर पोषण उसके शरीर में थोड़ा और डाइजेस्ट हो जाता है। मतलब साफ था, अब वह सिर्फ हालत पर प्रतिक्रिया नहीं कर रहा था, बल्कि वह धीरे धीरे अपने वजूद को समझने लगा। तो साथियों, अगला चैप्टर है चैप्टर 149, जिसका नाम है 5 रिचुअलिस्टिक स्पेल्स, यानी कि 5 अनुष्ठानिक मंत्र। इस चैप्टर का नाम ऐसा इसलिए है क्योंकि आज लूमियन सिर्फ एक साधारण शक्ति हासिल नहीं कर रहा, बल्कि एक पूरा टूल किट यानी कि औजारों का सेट अनलॉक कर रहा है। यह वैसा ही है जैसे किसी खिलाड़ी को सर्वाइवल की जंग से उठाकर सीधे सिस्टम समझने वाला एक्सपर्ट बना दिया गया हो। लूमियन सीधा रिचुअल करने नहीं भाग, और यही उसकी सबसे बड़ी समझदारी है। वह अच्छी तरह जानता है कि आज उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, दिमाग थका हुआ है, और वह जिस रिचुअल की तैयारी कर रहा है उसमें मजाक या फिर लापरवाही की रत्ती भर भी जगह नहीं। यह कोई छोटी मोटी रिचुअल नहीं है, यह 2 रहस्यमयी सत्ताओं यानी कि हिडन एंटिटीज, करप्शन और उस भयानक ताकत से जुड़ा है जिसने पूरे कॉडो गांव को एक अंतहीन टाइम लूप में फंसा दिया था। लूमियन को पता है कि अगर यहाँ जरा भी चूक हुई तो सिर्फ उसका कमरा ही नहीं,
बल्कि पूरी रियो एनआर की गली तबाह हो सके। इसलिए वह एक प्रैक्टिकल फैसला लेता है, पहले भरपूर आराम, फिर सुबह ताजा दिमाग के साथ रिचुअल। यह वही चीज है जिसे अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं। सुबह चर्च की घंटियों के साथ वह जागता है और आराम से नाश्ता करता है, प्लम पाई और कॉफी, ताकि खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्थिर कर सके। यह बारीकी छोटी लग सकती है, लेकिन रिचुअल की सफलता के लिए उसका मेंटल स्टेट सबसे निर्णायक फैक्टर था। तभी सीन में एक मोड़ आता है। एंथनी रीड उससे मिलने आता है। वह एक अहम सुराग देता है कि लुई लुन, जो मैडम पोलिस का वफादार बटलर था, उसे आसपास ही कहीं देखा गया है। इसका मतलब साफ था, लूमियन जिस रहस्य को ढूंढ रहा है वह अब उसके इर्द गिर्द ही मंडरा रहा है। इस खबर से उसका इरादा और भी पक्का हो जाता है कि अब उसे जल्द से जल्द नई शक्तियां चाहिए। और साथियों, असली रोमांस शुरू होता है अंडरग्राउंड ट्रायर के अंधेरे में। लूमियन अकेला नीचे उतरता है, जहाँ सिर्फ ठंडी हवा और डरावना सन्नाटा है। वह पत्थरों के नीचे एक खाली गुफा ढूंढता है। यहाँ उसकी सावधानी साफ दिखाती है कि वह कहीं भी रिचुअल शुरू नहीं करता, बल्कि पहले जगह की पूरी जांच करता है ताकि कोई डिस्टरबेंस न आए। फिर शुरू होता है ऑल्टर सेटअप, मोमबत्तियां, खंजर, सुरक्षा कवच, सब कुछ एकदम स्टेप बाय स्टेप। और जैसे ही वह इनकांटेशन यानी कि मंत्र बोलना शुरू करता है, पावर ऑफ इनएविटेबिलिटी यानी कि पूरा माहौल एक पल में बदल जाता है। हवा भारी हो जाती है और रोशनी अस्थिर होने लगती है और उसका शरीर इस बाहरी ऊर्जा पर भयानक तरीके से रिएक्ट करने लगता है। सीने में जलन, दिमाग में अनजानी आवाजें, जैसे कोई बहुत दूर से बोल रहा हो, लेकिन शब्द एकदम साफ सुनाई दे रहे हो। आसपास की चीजें विकृत होने लगती हैं, जैसे सख्त पत्थर भी मोम की तरह पिघल रहे हो। यहाँ एक बात समझनी जरूरी है कि यह शक्तियां मुफ्त में नहीं मिलती। लूमियन का शरीर दर्द से टूट रहा होता है, दिमाग बिखरने लगता है। कई बार उसे लगता है कि बस अब सब छोड़ दे, लेकिन उसकी जिद उसे थामे रखती है। यह वैसा ही था जैसे कोई जिम में अपनी आखिरी रेपिटेशन लगा रहा हो, बस वहाँ मांसपेशियां नहीं बल्कि उसकी आत्मा फट रही। और अंत में वह इस घातक प्रक्रिया से जिंदा बच जाता है। लेकिन वह सिर्फ बचा नहीं, वह पूरी तरह बदल चुका था। सबसे पहले उसे अपनी टॉलरेंस यानी कि सहन शक्ति में एक सूक्ष्म बदलाव महसूस होता है। अब उसे अत्यधिक ठंड या गर्मी का एहसास कम होता है। वह खुद का मजाक उड़ाते हुए सोचता है, चलो अब कपड़े खरीदने का खर्च तो बचेगा। लेकिन असली पावर उससे भी ज्यादा दिलचस्प थी, लक सेंस यानी कि किस्मत को महसूस करना। अब वह लोगों की ओवरऑल किस्मत को महसूस कर सकता है कि किसका दिन अच्छा है, किसके ऊपर खतरा मंडरा रहा है, लेकिन वह एग्जैक्ट डिटेल नहीं देख सकता। और यहाँ आता है इस चैप्टर का मेन अट्रैक्शन, यानी कि 5 रिचुअलिस्टिक स्पेल्स। यह कोई रैंडम पावर्स नहीं है, बल्कि एक पूरा सिस्टम है, जिसमें पहले नंबर पर है एनिमल क्रिएशन स्पेल, यानी कि वह खुद को या किसी और को अस्थायी रूप से जानवर में बदल सकता है। दूसरा है प्रोफेसी स्पेल, यह थोड़ा डार्क है, वह किसी लाश यानी कि कॉर्प्स से भविष्य के सवाल पूछ सकता है। तीसरा है लक एनहेंसमेंट स्किल, यानी अपनी बदकिस्मती को किसी और पर ट्रांसफर करना। चौथा सब्स्टिट्यूशन स्मेल, यानी किसी और को अपनी जगह टारगेट बना देना, एक उच्च स्तरीय चालाकी। पांचवा है एग्जॉर्सिज्म स्पेल, यानी कि बुरी आत्माओं और एंटिटीज से निपटने का एक अचूक हथियार। खैर सीन आगे बढ़ता है। लूमियन को शुरू में लगता था एग्जॉर्सिज्म स्पेल यानी कि आत्मा भगाने का रिचुअल ही सुज़ैना मैटिस का सबसे सटीक समाधान है, सीधा उसे खत्म करो और चैन से जियो। लेकिन जैसे ही वह इस मंत्र की बारीकियों को प्रॉपर्ली समझता है, उसे रियलाइजेशन होता है कि चीजें उतनी आसान नहीं। इस स्पेल की 2 बड़ी शर्तें हैं। पहला, उस स्पिरिट का असली नाम और उसकी कोई पर्सनल आइटम चाहिए, और दूसरा, इसे पूरा करने के लिए शांति और समय चाहिए। मतलब यह कोई ऐसी शक्ति नहीं है जिसे तुम चलती हुई लड़ाई के बीच में इस्तेमाल कर सकते। तो दोस्तों अब जरा सोचो, सुज़ैना मैटिस अगर अचानक सामने आकर हमला कर दे तो क्या लूमियन वहां मोमबत्ती जलाकर पूजा करेगा? जाहिर है नहीं। यही कारण है कि वह समझ जाता है कि यह मंत्र भी प्रैक्टिकल नहीं है। अब उसका दिमाग दूसरे विकल्प पर दौड़ने लगता है। क्या वह ऑफिशियल बियॉन्डर से मदद ले? लेकिन वह खुद भी जानता है कि ऑफिशियल्स के पास जाने का मतलब है खुद को पूरी तरह एक्सपोज करना। फिर उसके खराफाती दिमाग में एक डार्क आइडिया आता है, क्यों ना चार्ली को चारा बनाया जाए। चार्ली और सुज़ैना मैटिस के पुराने प्यार की बातें छेड़कर उसे बातों में उलझाया जाए। यह थोड़ा अंडरग्राउंड लिटरेचर जैसा अजीब और डार्क ख्याल था। यहाँ एक हल्का सा कटाक्ष यानी कि सार्केज्म भी आता है। वह एंटीस रिपब्लिक की आजादी की बात करता है और सोचता है कि बाहर से तो यह मॉडर्न समाज है, लेकिन अंदर से किताबों तक पर सेंसर का पहरा है, यानी हर जगह कंट्रोल है। वह फिर से प्रैक्टिकल सोच पर आता है। अगर उससे जीतना है तो सुज़ैना की कोई पर्सनल आइटम ढूंढनी ही पड़ेगी, क्योंकि तैयारी ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। वह बाकी मंत्रों का एनालिसिस करता है। एनिमल क्रिएशन स्पेल उसे थोड़ा अजीब और डरावना लगता है। किसी को जानवर बना देना या खुद जानवर बन जाना सुनने में पावरफुल है, पर सीधी लड़ाई में बेकार। लक एनहेंसमेंट स्पेल अपनी बदकिस्मती दूसरों पर डालने के लिए दिलचस्प है, लेकिन उसके केस में यह काम नहीं करेगी, क्योंकि फेट
स्पिरिट पहले से ही बहुत बड़े लेवल की शक्तियों से जकड़ी हुई है। सब्स्टिट्यूशन स्मेल इतना पेचीदा है कि उसे इमरजेंसी में ही इस्तेमाल किया जा सकता, और अंत में बचता है प्रोफेसी स्मेल यानी कि भविष्यवाणी का मंत्र। और यही लूमियन का दिमाग क्लिक करता है। मरे हुए शरीर से भविष्य पूछना थोड़ा डरावना है पर असरदार है। वह सोचता है कि चार्ली के भविष्य से सुजैना के हमलों का अंदाजा मिल सकता है और शायद लुई लुंड से जुड़ी जानकारी भी निकल जाए। अब तक सब कुछ प्लानिंग के हिसाब से चल रहा था और फिर अचानक सब कुछ बदल जाता है। लूमियन जैसे ही गुफा से बाहर निकलने के लिए उठता है, उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है, पहले धीमी फिर एकदम शांत, और आवाज आती है लूमियन ली। भाई यहाँ सीन पूरी तरह बदल जाता है। यह आवाज बाहर से नहीं, उसके शरीर के अंदर से आ रही थी, जैसे उसके सीने के अंदर कोई गूंज हो रही हो, यानी कि इको आ रही हो। लूमियन तुरंत सतर्क हो जाता है पर आसपास कोई नहीं था। उसे एहसास होता है कि यह आवाज उसी करप्शन की है जो उसके अंदर सील्ड है, यानी कि उसके अंदर मौजूद है। वह एकदम शांत होकर पूछता है, कौन हो तुम? और जवाब आता है, आई एम टर्मिबोरस, एंजल ऑफ द लॉर्ड। तो दोस्तों ये सीन सच में गूज़बम्प्स वाला। जिस सवाल का जवाब लूमियन इतने टाइम से ढूंढ रहा था, आखिरकार उसको उसका जवाब आज मिल ही गया। जरा सोचो, तुम एक सुनसान गुफा में अकेले हो और तुम्हारे अंदर से कोई कहे कि मैं फरिश्ता हूँ, यानी कि एंजल हूँ। डर लगना नेचुरल है, लेकिन लूमियन पैनिक नहीं करता। वह समझ जाता है कि यह वही दानव है जिसे उसके अंदर कैद किया गया है। जब वह पूछता है कि कौन सा एंजल, तो जवाब मिलता है सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी, यानी कि अनिवार्यता का चक्र। बस यहीं से एक भयानक दबाव महसूस होने लगता है, जैसे कोई अनदेखी नजर उसे हर तरफ से घूर रही हो। यह डर सिर्फ शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक भी था। तभी ग्रे फॉग उसे थोड़ा स्टेबल कर देता है, जैसे कोई सुरक्षा का कवच हो। लूमियन अपना तेवर बदलता नहीं बल्कि उसे चढ़ाते हुए पूछता है, तो तू वही है जो मेरे अंदर बंद है ना? यहाँ उसका प्रोवोकर नेचर फिर चमकता है। मौत के सामने भी वह अपना एटीट्यूड नहीं छोड़ता। अब टर्मिबोरस सीधे एक डील रखता है, मुझे आजाद कर, मैं तेरी बहन और को वापस जिंदा कर दूंगा। यहीं यह चैप्टर सीधे दिल पर चोट करता है। लूमियन के लिए यह कोई मामूली ऑफर नहीं, यह उसकी सबसे बड़ी कमजोरी पर सीधा हमला था। उसकी बहन और जिसके लिए वह अपनी जान तक दे सकता था, अब उसके सामने एक भयानक धर्म संकट है। पावर बनाम इमोशंस। क्या वह इस आजादी के बदले अपनी बहन को वापस पाएगा या वह महज एक शैतानी चाल है? आपको क्या लगता है? अपनी थ्योरीज कमेंट में जरूर शेयर कीजिए। तो देखते हैं टर्मिबोरस का आगे क्या होता है। तब तक बने रहिए मेरे साथ। तो गुरु, सीन वही गुफा के डरावने अंधेरे से शुरू होता है, लेकिन असली अंधेरा बाहर नहीं बल्कि लूमियन के अंदर मौजूद है। टर्मिबोरस की आवाज उसके दिमाग में गूंजती है, शांत, ठंडी और बेहद बेपरवाह। जब वह महज एक शब्द बोलता है, हाँ, तो उस हाँ के भीतर जितना वजन है वह लूमियन को अंदर तक हिला देता है, क्योंकि इसका मतलब साफ था कि कॉडो में जो कुछ भी हुआ, उसकी बहन और उसके साथ जो हादसा हुआ, वह सब एक मोहरा था, किसी बहुत बड़े और खौफनाक खेल का हिस्सा। अब यहाँ लूमियन कैसे रिएक्ट करता है यह देखना बहुत जरूरी है। वह पागलों की तरह चिल्लाता नहीं, ना ही टूटता है, बल्कि वह हंसता है, धीमी और कड़वी हंसी। वह खुद से बदबदाता है कि अच्छा, तो यह सब दवाई सिर्फ इसलिए हुई ताकि तुम मेरे शरीर में आ सको। फिर वह बिना किसी जल्दबाजी के बात को थोड़ा बढ़ाकर पूछता है कि अब तुम मुझसे यह उम्मीद कर रहे हो कि मैं ही तुम्हारी आजादी का रास्ता साफ करूं। यहाँ शब्दों में सार्काज्म यानी कि व्यंग्य है, लेकिन वह चीख कर नहीं आता, बल्कि वह जहर की तरह अंदर से रिश्ता हुआ आता है। वह खुद भी समझ रहा था कि स्थिति कितनी बेतुकी है। जिसने सब कुछ छीना वही अब मदद मांग रहा है। धीरे धीरे लूमियन का दिमाग अपनी रणनीति बदलने लगता है। वह सिर्फ सवाल नहीं कर रहा, अब वह संभावनाओं को तोल रहा है। वह बात को ऐसे घुमाता है कि अगर वह चाहे तो रिचुअल के जरिए टर्मिबोरस की पावर को बार बार इस्तेमाल करके खुद धीरे धीरे उस ऊंचे स्तर यानी कि उस हाई लेवल तक पहुंच सकता है। यहाँ आते आते उसकी आवाज में हल्का सा बदलाव आता है, जैसे राख के नीचे दबी उम्मीद की कोई चिंगारी फिर से जल उठी हो। वह कैजुअली जोड़ देता है कि अगर ऐसा हुआ तो शायद अरोर को वापस लाना भी नामुमकिन हो। और भाई, यही असली खतरा है, ताकत नहीं बल्कि उम्मीद का भ्रम। क्योंकि जब इंसान को लगने लगता है कि शायद अभी भी सब ठीक हो सकता है, तब वह अपनी जिंदगी के सबसे रिस्की फैसले लेता है। टर्मिबोरस इस पूरे इमोशनल एंगल में नहीं फंसता। वह सीधा और सपाट जवाब देता है कि एंजल बनना कोई बच्चों का खेल नहीं है। लाखों में कोई एक भी उस मुकाम तक नहीं पहुंच पाता। ज्यादातर बियॉन्डर्स बीच रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। यहीं एक सेकंड के लिए लूमियन ठहर जाता है। यह ठहराव छोटा है लेकिन बहुत कुछ बयां कर देता है, क्योंकि पहली बार डाउट उसके मजबूत इरादों में सेंध लगाने की कोशिश करता है, जैसे उसका अपना ही दिमाग पूछ रहा हो,
सच में क्या मैं यह कर पाऊंगा? हकीकत यह है कि ये संदेह ही एक हंटर का सबसे बड़ा दुश्मन होता है, जो उसे लक्ष्य से भटका देता है। लेकिन लूमियन खुद को संभाल लेता है। वह उस डर को बढ़ने नहीं देता। वह एक हल्की सी हंसी के साथ बात को पलट देता है कि अगर ऐसा है तो तुम आराम से मेरा फेल होने का इंतजार क्यों नहीं करते? मैं फेल होऊंगा और तुम अपने आप आजाद हो जाओगे। यह सुनने में कैजुअल लगता है, लेकिन असल में यह एक डायरेक्ट प्रोवोकेशन था। वह अब सिर्फ प्रतिक्रिया नहीं दे रहा, वह सामने वाले को धकेल रहा है और उसका टेस्ट ले रहा है। फिर एकदम साफ कर देता है धीमी आवाज में, बिना किसी कंफ्यूजन के, कि उसे फर्क नहीं पड़ता कि सामने कौन है, कोई सेंट है या डेविल। उसे बस इतना पता है कि अरोरा अब इस दुनिया में नहीं है और उसकी कीमत किसी को तो चुकानी ही होगी। यहाँ उसकी टोन पूरी तरह स्थिर हो जाती है। गुस्सा है पर अनियंत्रित नहीं, दर्द है पर उसे अब एक दिशा मिल गई है। इसके बाद सीन धीरे धीरे शांत हो जाता है। लूमियन उस अंधेरी गुफा में अकेला चलता है। हाथ में लैंप है, लेकिन दिमाग का बोझ कहीं ज्यादा भारी है। वह उन रहस्यमयी चीजों के बारे में सोचता है जो उसने अभी सुनी थी, ग्रेट ओल्ड वंस और अबव द सीक्वेंसेस। जैसे ही वह इन गहराइयों को समझने की कोशिश करता है, उसके सिर में तेज चुभन और दर्द उठता है। उसे एहसास होता है कि हर नॉलेज तुम्हारे स्तर की नहीं होती। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें जानना ही अपने आप में एक बड़ा रिस्क है। यहाँ लूमियन एक मैच्योर फैसला लेता है। वह स्वीकार करता है कि ये चीजें अकेले हैंडल करने वाली नहीं है और उसे मैडम मैजिशियन से इसकी पुष्टि करनी होगी। तो दोस्तों, ये छोटा सा फैसला ही उसकी ग्रोथ को दर्शाता है। जहाँ पहले वह सिर्फ भावनाओं में बहकर फैसले लेता था, अब वह एक चतुर प्लानर यानी कि योजना की तरह सोच रहा है। ऊपर आते ही उसे चार्ली मिलता है, उदास बैठा और सिगरेट के धुएं में खोया हुआ। लूमियन उसके पास बैठता है, कैजुअली ड्रिंक लेता है और सामान्य बातचीत शुरू करता है। लेकिन तभी पता चलता है कि चार्ली ने जो जोश में आधी सिटी में ढंडोरा पीट दिया कि लूमियन अब सेवॉय मॉब का हिस्सा है। लूमियन उसे कुछ पल बिना किसी एक्सप्रेशन के देखता है और फिर एकदम सपाट टोन में पूछता है, भाई तू आखिर चाहता क्या है? कि पुलिस खुद आकर मेरा दरवाजा खटखटाए? तो दोस्तों, यहाँ ह्यूमर स्थिति की विडंबना से निकलता है। तो गुरु, इस चैप्टर में कोई चमक धमक वाला एक्शन तो नहीं था, लेकिन जो हुआ वह किसी युद्ध से कम नहीं था। यह इंसान के अंदर की असली लड़ाई थी, यानी लालच और नियंत्रण के बीच। लूमियन अभी पूरी तरह जीता नहीं है, लेकिन एक चीज साफ थी कि वह अब तक अपनी मंजिल से भटका नहीं था। तो मेरे कहानी के साथियों, नेक्स्ट चैप्टर है एंट्रस्टमेंट, यानी कि जिम्मेदारी। तो पिछले चैप्टर में लूमियन ने लालच को सीधे ठुकराया तो नहीं, लेकिन खुद को बहकने से भी पूरी तरह रोक लिया। अब उसी का अगला कदम है यह चैप्टर, क्योंकि जब आप खुद को संभाल लेते हो तो दुनिया आप पर अपनी जिम्मेदारियां डालना शुरू कर देती है। इसलिए इस चैप्टर का नाम है एंट्रस्टमेंट, यानी कि जिम्मेदारी, क्योंकि अब लोग लूमियन पर भरोसा करके अपना काम उसे सौंपने लगे हैं और यहीं से असली दबाव शुरू होता है। तो सीन खुलता है चार्ली से, जो अभी भी थोड़ा असहज महसूस कर रहा है। उसे समझ आ रहा है कि लूमियन अब ऐसे खतरनाक लोगों के बीच उठ बैठ रहा है जिनका इन्फ्लुएंस अलग ही लेवल का है। लूमियन उससे कैजुअली कहता है, भाई कुछ भी बोलने से पहले 10 बार सोच लिया कर। हर बात हर जगह फैलाना जरूरी नहीं होता। सुनने में यह बात साधारण लगती है, लेकिन इसका गहरा मतलब साफ था। अगर जबान फिसली तो पूरा मामला हाथ से फिसल जाएगा। चार्ली के दिमाग में तुरंत उन गैंग लीडर्स के चेहरे घूमने लगे, जिनका सिर्फ नाम ही इलाके में दहशत पैदा कर देता है। उसे एहसास हो जाता है कि यह कोई हल्की चेतावनी नहीं है। लूमियन बाहर से एकदम शांत दिखता है, हाथ में ड्रिंक, चेहरे पर हल्की मुस्कान, लेकिन अंदर उसका फोकस एकदम साफ था। उसे पता है कि अभी वह टॉप पर नहीं पहुंचा, पर वह गेम की बारीकियों को समझ चुका है। उसका लक्ष्य एकदम क्लियर है, सेवॉय मॉब की सीढ़ियां चढ़ना, मिस्टर के का अटूट विश्वास जीतना और उस बड़े नेटवर्क तक पहुंचना जो पर्दे के पीछे से डोरियां हिला रहा है। लेकिन इसी बीच उसके मन में एक खटक भी पैदा होती है कि कुछ तो गड़बड़ है। और भाई, यही वह हंटर वाली इंस्टिंक्ट है जो अक्सर सही निकलती है, बशर्ते इंसान उसे इग्नोर ना करे। जब चार्ली पूछता है कि आखिर उसे क्या छुपाना चाहिए, तो लूमियन बिना किसी लाग लपेट के सीधा बोल देता है, सुज़ैना मैटिस से जुड़ी कोई भी बात बाहर नहीं जानी चाहिए, चाहे वे पुरानी धमकियां हों या पुलिस स्टेशन वाला मामला। मतलब साफ है, कुछ सच्चाइयों को दबाकर रखना ही जिंदगी की गारंटी है। चार्ली अपनी पुरानी आदत के मुताबिक कहानियां सुनाने के मूड में था, पर लूमियन उसे देखकर समझ जाता है कि यह लड़का जल्दी ही किसी मुसीबत को दावत दे सकता है। वह हल्के अंदाज में कह देता है कि भाई मंदिर होकर आ, शायद
काम आ जाए। यह आधा मजाक और आधी गंभीर चेतावनी थी। जैसे घर वाले बोलते हैं कि भाई ध्यान से जाना, अब मानना या ना मानना सामने वाले पर निर्भर है। जब चार्ली पहले हंसता है तो लूमियन एकदम सीरियस होकर कहता है कि इस बार बात पक्की है। यहाँ लूमियन बात को थोड़ा मोड़ता है, अगर मेरी भविष्यवाणी गलत हुई तो मैं खुद ही तुझे पीट दूंगा ताकि मेरी बात सच साबित हो जाए। यहाँ डार्क चार्ली का रिएक्शन भी वैसा ही था। उसे समझ नहीं आता कि इस पर हंसे या टेंशन ले। फिर सीन थोड़ा बदलता है और लूमियन का प्रैक्टिकल पहलू सामने आता है। वह एक दुबले पतले कुत्ते को कचरे के पास आता देखता है और फिर बिना किसी झिझक के उसे पकड़कर उसका सलाइवा इकट्ठा करता है। यहाँ कोई गुस्सा या नफरत नहीं थी, बस एक जरूरी काम था। जैसे कहा जाता है कि काम बड़ा रखो और भावना छोटी। लेकिन देखने वालों के लिए यह साफ था कि लूमियन अब पहले जैसा मासूम लड़का नहीं रहा। वह अब चीजों को इस्तेमाल करना सीख गया और उनसे जुड़ता नहीं है। सराय यानी कि इनके अंदर जाकर वह मैडम फेल्स से कैजुअली बात करता है, लेकिन उसके हर सवाल के पीछे एक गहरी कैलकुलेशन थी। वह मोटल के मालिक मॉन्सियर आइव के बारे में पूछता है ताकि यह चेक कर सके कि भविष्य में कोई समस्या तो नहीं आने वाली। मैडम फेल्स उसकी बातों को एक धमकी समझ लेती है, जो यह दिखाता है कि लूमियन की उपस्थिति अब लोगों को खुद ब खुद बेचैन करने लगी है। उसके नाम का खौफ अब उससे पहले पहुंचने लगा है। तभी सीन में फिच की एंट्री होती है, एक ऐसा आदमी जिसने अपना सब कुछ खो दिया और अब एक आखिरी उम्मीद लेकर आया। वह अपनी कहानी सुनाता है कि 1 लाख वेरिल्डोर का एक बहुत बड़ा स्कैम। वह लूमियन को ऑफर देता है कि अगर तुम मेरा पैसा वापस दिला दो तो आधा तुम्हारा। लूमियन उसे ध्यान से सुनता है, लेकिन एक दूरी बनाए रखता है। जब उसे पता चलता है कि पॉइजन स्पर मॉब जैसे खतरनाक गिरोह भी वह पैसा रिकवर नहीं कर पाए तो मामला गंभीर लगने लगता है। मतलब सामने वाला खिलाड़ी कोई छोटा मोटा शिकारी नहीं है। लूमियन जोखिम को समझता है और रिवॉर्ड को भी देखता है, पर वह सीधा जंप नहीं करता। वह बस इतना कहता है कि देखेंगे, पक्का वादा नहीं था। इसके बाद लूमियन महसूस करता है कि उसकी स्पिरिचुअलिटी पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो गई है। एल्प्स मॉन्ग यानी कि भिक्षु पाथवे का असर अब साफ दिख रहा था। उसके सामने एक लुभावना लेकिन कठिन रास्ता आता है। अगर वह पूरी तरह से अनुशासित और संयमित जीवन जिए तो उसकी शक्तियां कई गुना बढ़ सकती हैं, लेकिन यही वह खुद को रोक लेता है। उसे समझ आता है कि अगर वह पूरी तरह उस रास्ते पर निकल गया तो धीरे धीरे वह अपना वजूद खो देगा। वह अपनी शक्तियों के लालच में खुद को मिटाना मंजूर नहीं करता और अंत में वह बिना रुके आगे बढ़ जाता है, संसाधन यानी कि रिसोर्सेज जुटाने और अगले घातक कदम की तैयारी करने। क्योंकि अब उसे साफ समझ है कि इस खूनी खेल में अगर मौका मिला है तो पकड़ लो, वरना कोई और तुम्हें अपना शिकार बना लेगा। तो दोस्तों, बात कुछ ऐसी है कि सैले दे बेल ब्रीस में जहां लूमियन उस अजीब गरीब खोपड़ियों से बनी प्रतिमा के सामने खड़ा है, उस पर लिखा है दे स्लीप हियर वेटिंग फॉर हैप्पीनेस, यानी कि वे यहाँ सो रहे हैं खुशी और उम्मीद के इंतजार में। अब जरा रुक कर सोचो, खोपड़ियों का ढेर और उस पर लिखा उम्मीद, यह वैसा ही है जैसे एग्जाम हॉल के बाहर ऑल द बेस्ट लिखा हो और अंदर पेपर देखकर समझ आ जाए कि भाई बेस्ट तो गया तिल लेने। लूमियन इस आयरनी को कैजुअली ऑब्जर्व करता है, लेकिन अंदर उसका हंटर दिमाग हर चीज को नोट कर रहा था, माहौल, लोग और वहाँ की वाइब। क्योंकि अब वह सिर्फ लड़ना नहीं बल्कि सिस्टम को क्रैक करना सीख रहा है। अंदर कदम रखते ही गार्ड्स उसे पूरे सम्मान के साथ सीट ग्रीट करते हैं। नाम अब जंगल की आग की तरह फैल चुका था। मार्गो को खत्म करना और विल्सन को सीधे चौथी मंजिल से फेंकना, ये बातें हवा में तैर रही हैं। लूमियन भी एकदम टसन में रिप्लाई करता है, हल्के मजाक के साथ, लेकिन वहाँ एक सटल चीज है, यानी कि सूक्ष्म चीज है। उसकी एक खौफनाक इमेज बन चुकी है। अब लोग उसे गंभीरता से लेते हैं और उसके पास आने से कतराते भी हैं। तभी उसकी नजर पड़ती है मैगजिम पर, वही गुंडा जो पहले उसका पीछा कर रहा था। जैसे ही मैगजिम उसे देखता है उसका रिएक्शन बदल जाता है और शरीर अकड़ जाता है और चेहरे पर एक जबरदस्ती वाली मुस्कान आ जाती है। यह क्लासिक भाई गलती हो गई वाला रिएक्शन था। लूमियन यहाँ उसे सीधे डराने के बजाय थोड़ा चिढ़ाता है। वह कैजुअली बोलता है कि सीएल कहने से पूरा सम्मान नहीं झलकता और हिंट देता है कि शायद जल्द ही लोग उसे बैरॉन सीएल के नाम से बुलाएंगे। अब यह मजाक भी है और उसके एम्बिशन का सिग्नल भी, जैसे कोई बच्चा कहे कि अभी छोटा हूँ पर ज्यादा दिन नहीं तुझे देख लूंगा। मैक्सिम तुरंत हाँ में हाँ मिला देता है, चाहे अंदर से उसकी आत्मा कांप रही हो। लूमियन उसे बैठाकर काम की जानकारी निकालता है कि गैंग असल में काम कैसे करता है। यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है, बैरॉन ब्रिग्नेस टॉप बॉस नहीं है, उसके ऊपर और भी रसूखदार लोग हैं, अलग अलग इलाकों को संभालने वाले लीडर्स, और सबसे ऊपर एक रहस्यमयी टॉप डॉग यानी कि मुख्य सरगना जो कभी सामने नहीं आता। लूमियन कड़ियां जोड़ता है
यह कोई सड़क छाप गैंग नहीं बल्कि एक ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क है जिसके पीछे चैम्बर ऑफ कॉमर्स का हाथ हो सकता है। मतलब साफ था, ऊपर साफ सुथरा सफेद पोस्ट बिजनेस और नीचे सारा कीचड़ वाला काम। तभी लुई आता है, थोड़ा घबराया हुआ। उसे डर है कि लूमियन फिर कोई नया बखेड़ा खड़ा ना कर दे। लूमियन उससे कैजुअली एक फेवर मांगता है। उसे कुछ अजीब चीजें चाहिए, लिजार्ड्स आई यानी कि छिपकली की आंख, स्नेक वेनम ग्लैंड यानी कि सांप के जहर की ग्रंथि आदि चीजें। लुई कंफ्यूज भी है और डरा हुआ भी। जब लूमियन उसे याद दिलाता है कि मार्को कैसे मरा था तो लुई के कान खड़े हो जाते हैं। यहाँ लूमियन साफ नहीं बोलता पर संदेश क्लियर है, ये सामान जहर बनाने के लिए है। लूमियन इसे सेल्फ डिफेंस बताता है और तकनीकी रूप से यह गलत भी नहीं। इस बेरहम दुनिया में जहाँ हर मोड़ पर मौत खड़ी है वहाँ तैयार रहना ही सर्वाइवल की एकमात्र शर्त है। फिर लूमियन कैजुअली सैले दे बेल यूनिक के बारे में पूछता है, वही जगह जहाँ फिट्स वाला स्कैम हुआ था। लुई तुरंत चेतावनी देता है, वहाँ मत जाना। उसका मालिक टमॉन्स सीधे पुलिस कमिश्नर से कनेक्टेड है और पर्दे के पीछे कोई बड़ी शैडो ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है। यहाँ समझ आता है कि यह जंग सिर्फ गैंग्स की नहीं, यह पॉलिटिक्स, पावर और नेटवर्क का खूनी खेल है। जैसा कहते हैं ना कि जिसकी पहुंच ऊपर तक हो उसे नीचे वाले छू भी नहीं सकते। लेकिन लूमियन सीधा एक्शन नहीं लेता, वह बस हर बात नोट करता है। यही बदलाव है। पुराना लूमियन शायद कूद पड़ता पर नया लूमियन पहले जाल बिछाता है। वह ऑस्टा टोल के पास जाता है जहाँ थोड़ा हल्का ह्यूमर आता है। लूमियन उसे प्रोफेशनल बोलता है और ऑस्टा अपनी मजबूरी का रोना रोता है कि कर्ज इतना है कि भाग भी नहीं सकता। लूमियन उसे भी रेयर इंग्रेडिएंट्स यानी कि दुर्लभ सामग्री लाने का काम सौंपता है। मतलब साफ था, वह अपने संसाधन यानी कि रिसोर्सेज अलग अलग सोर्सेज से जुटा रहा है ताकि पूरा प्लान किसी एक कमजोर कड़ी पर टिकाना रहे। और सबसे दिलचस्प हिस्सा अंत में आता है। लूमियन जब सैले दे बैल यूनिक पहुंचता है तो एक सामान्य बिल्डिंग दिखती है, लेकिन अंदर जाते लोगों को देखकर वह ठिठक जाता है। सबने शॉर्ट सूट यानी कि छोटा सूट पहना है और सबकी दाईं आंख पर एक मोनोकोल लगा हुआ है। पोस्टर बताता है। तो दोस्तों, आपको याद होगा कि एलओटीएम बुक 1 में यह एमोन टाइप एंटिटीज और आइडेंटिटी थेफ्ट पैरासाइट सिंबलिज्म से जुड़ा माना जाता है। खैर, कहानी आगे बढ़ती है। पोस्टर बताता है कि यह उस जगह का अजीब नियम है, जो भी अंदर कदम रखेगा उसे इसी हुलिये में जाना होगा। और यही चैप्टर का नाम पूरी तरह हिट करता है, यानी कि स्ट्रेंज रूल। तो दोस्तों, पिछले चैप्टर में लूमियन उस स्ट्रेंज रूल को देख रहा था, वही मोनोकल और शॉर्ट सूट वाला अजीबोगरीब सिस्टम। अब उसी जिज्ञासा के साथ वह आगे बढ़ता है, लेकिन सीधा अंदर घुसने के बजाय पहले सावधानी से निरीक्षण करने का रास्ता चुनता है। वह सोचता है कि यह नियम थोड़ा सनकी जरूर है, लेकिन ड्रायर के शौकीन लोगों के लिए शायद यह बस एक नया ट्रेंड हो। जैसे आजकल बाजार में कोई भी नया फैशन आ जाए तो लोग बिना सोचे समझे उसे फॉलो करने लगते हैं। लेकिन लूमियन इतना सीधा नहीं है। वह पूछता है कि अगर किसी को यह नियम पता ही ना हो तो तब उसे पता चलता है कि पास में ही एक दुकान है जहां मोनोकल और सूट किराए पर मिलते हैं। यहाँ उसे समझ आता है कि यह सिर्फ नियम नहीं बल्कि एक पूरा बिजनेस सेटअप है। नियम भी वही बना रहे और उस नियम को पूरा करने का सामान बेचकर कमाई भी कर रहे हैं। सीधी भाषा में कहें तो खेल भी उन्हीं का और नियम भी उन्हीं के। वह थोड़ा और गहराई से सोचता है, क्या उसे खुद यह भेष बदल कर अंदर जाना चाहिए। लेकिन तभी उसका प्रैक्टिकल दिमाग बोलता है कि अगर सामने वाला इतना कनेक्टेड है, पुलिस कमिश्नर तक उसके लिंक हैं, तो सीधा भिड़ना बेवकूफी होगी। जैसा कहते हैं ना, जहाँ राजा बैठा हो वहाँ तलवार नहीं बल्कि दिमाग चलाना पड़ता है। और यही लूमियन एक स्मार्ट मूव लेता है। सीधे दुश्मन के पास जाने के बजाय उसके राइवल यानी कि प्रतिद्वंदी के पास जाने का फैसला करता है, यानी कि अलोन बार में। तो दोस्तों, अब जरा सीन इमेजिन करो। एक पुरानी इमारत, धुंधली रोशनी, अंदर हल्का सा अंधेरा। लूमियन अंदर जाता है, कैजुअली एक ड्रिंक ऑर्डर करता है जिसका नाम है जिन ऑन द रॉक्स, और धीरे धीरे बात घुमाकर वही सवाल पूछता है, सैला दे बाल यूनिक के बारे में। बारटेंडर भी समझदार खिलाड़ी है। वह सीधे राज नहीं खोलता, लेकिन हिंट देता है कि वहाँ बहुत लोग जाते हैं और खास बात यह है कि वहाँ के सेलर यानी कि तहखाने में एक प्ले होता है। अब लूमियन भी थोड़ा हैरान है। डांस हॉल तो समझ में आता है, लेकिन बार के नीचे थिएटर, वहाँ व्यापारिक कंपटीशन साफ दिखती है। वो डांस परोस रहे हैं तो ये ड्रामा दिखा रहे हैं। जैसा मार्केट में हर दुकानदार ग्राहक खींचने का अपना अलग तरीका अपनाता है। लूमियन पैसा चुकाता है और सीधे नीचे तहखाने की ओर जाता है और यहीं से कहानी की वाइब पूरी तरह बदल जाती है। एक छोटा सा स्टेज, मध्यम रोशनी, दर्शक एकदम शांत, और स्टेज पर इंसान नहीं बल्कि कठपुतलियां हैं, रंग बिरंगी। लेकिन उनके चेहरे पर जो मुस्कान है ना, वह खुशमिजाज नहीं लगती बल्कि बेहद डरावनी यानी क्रीपी लगती है। पीछे से आवाजें आ रही हैं, पुरुष और महिलाओं की,
लेकिन ऐसा भ्रम होता है जैसे वे कठपुतलियां खुद बोल रही हों। पूरा माहौल ऐसा है जैसे कुछ तो बहुत गलत हो रहा है, लेकिन कोई कुछ नहीं बोल रहा। और सबसे अजीब बात, पूरी ऑडियंस पत्थर की तरह खामोश और खोई हुई है, जैसे सब कुछ सामान्य हो। तो दोस्तों अब जरा सोचो कि अगर तुम वहां बैठे हो, चारों तरफ सन्नाटा और अंधेरा है, स्टेज पर हंसती हुई बेजान कठपुतलियां नाच रही हैं और कोई शोर नहीं। भाई, यह मनोरंजन कम और साइकोलॉजिकल टेस्ट ज्यादा लगता है। लूमियन को भी यह सब बहुत असहज लगता है, लेकिन वह रुकता है क्योंकि उसने पैसे दिए हैं, और उससे भी ज्यादा इसलिए क्योंकि वह चीजों को बारीकी से देख रहा है। यहाँ एक छोटी बात समझ में आती है, लूमियन अब इम्पल्सिव नहीं रहा, वह माहौल को सीख रहा है। ऊपर आते ही उसे एक और महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। बारटेंडर लापरवाही में बता देता है कि उसने खुद पुलिस कमिश्नर को वहां मोनोकल पहनकर जाते देखा है। बस यही लूमियन का माथा खनकता है। अगर पुलिस भी इसमें शामिल है तो मामला बहुत गहरा है। वह बाहर निकलता है, गैरेज में बैठता है और अपने अगले कदम के बारे में सोचता है। उसे एक्वेटिक मॉन्स्टर यानी कि वो जलीय राक्षस का मांस जुटाना है, प्रोफेसी स्पेल यानी कि भविष्यवाणी के मंत्र को पूरा करना है, और सेवोई मॉब में अपनी स्थिति मजबूत करनी है। ये तीनों चीजें अलग दिखती हैं लेकिन अंदर से जुड़ी हुई हैं। ताकत, ओहदा और तैयारी। तभी उसकी नजर सड़क पर विल्सन पर पड़ती है, वही गुंडा जिसे उसने चौथी मंजिल से सीधे कचरे की तरफ फेंक दिया था। विल्सन मजे से सड़क पर चल रहा है जैसे उसके साथ कुछ हुआ ही ना हो। यह लूमियन सच में चौंक जाता है, क्योंकि इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद कोई इस तरह रिकवर कर ले, यह सामान्य नहीं है। यही उसके दिमाग में कड़ियां जुड़ती हैं। पॉइजन स्पर्म मॉब के पास शायद हीलिंग एबिलिटीज हैं, शायद प्लांटर पाथवे का कोई चक्कर है। और फिर एक और परत जुड़ती है, मैडम पुलिस की याद। उसकी वैसी ही नंगे को चंगा करने वाली शक्ति है, यानी कि वह किसी को भी हील कर सकती है। और धीरे धीरे लूमियन को शक होने लगता है कि शायद यह सब एक ही सोर्स से जुड़ा है, कोई गुप्त ताकत, कोई कल्ट जो जमीन के नीचे दबे किसी बड़े सिस्टम की तरह काम कर रहा है। यहाँ लूमियन सिर्फ चीजों को देख नहीं रहा, वह उन्हें कनेक्ट कर रहा है। तो दोस्तों अगला चैप्टर यानी कि चैप्टर 155, जिसका नाम है जेना। तो पिछले चैप्टर में लूमियन ने विल्सन को देखा। उसे अच्छी तरह याद था कि उसने विल्सन को चौथी मंजिल से फेंक दिया था, लेकिन फिर भी वह सामान्य तरीके से चल रहा था। यह कोई सामान्य हीलिंग नहीं। वह सोचता है कि क्या वह प्लांटर पाथवे का कोई डॉक्टर या अपोथिकेरी है, यानी कि औषधि विशेषज्ञ। लेकिन अंदर ही अंदर वह यह भी चाहता है कि इसके संबंध मैडम पुलिस तक जाकर जुड़े, क्योंकि अगर यह कनेक्शन मिल गया तो कॉर्डोवाओं की तबाही का पूरी पहेली सुलझ जाएगी। एक पल के लिए तो वह इतना अतावला हो जाता है कि चलते कैरिज से कूदकर विल्सन का पीछा करने की सोचता है, लेकिन वह खुद को रोक लेता है। यही उसमें बदलाव दिखता है। वह पास की अंधेरी गली में जाकर विल्सन को ढूंढने की कोशिश करता है, पर कोई सुराग नहीं मिलता। यहाँ उसे एक बहुत जरूरी बात समझ आती है, विल्सन महज एक प्यादा है, पूरा खेल नहीं। पॉइजन स्पर्म मॉब एक हाइड्रा की तरह है, जिसका एक सिर कटा तो दूसरा तुरंत आ जाएगा। इसलिए लूमियन तय करता है कि वह जल्दबाजी के बजाय एक ठोस रणनीति बनाएगा। वह खुद को याद दिलाता है कि वह एक हंटर है, सिर्फ एक प्रोवोकर नहीं। मतलब साफ था कि इमोशंस कंट्रोल में रहेंगे और प्लान सबसे ऊपर। फिर वह वापस सैले दे बेल प्राइस लौटता है, जहां उसे लुई मिलता है। वहां माहौल थोड़ा हल्का है, पर मिलने वाली जानकारियां बहुत भारी। लूमियन बातों बातों में विल्सन का जिक्र छेड़ता है और कंफर्म करता है कि उसकी रिकवरी वाकई असामान्य है। लुई भी मानता है कि पॉइजन स्पर्म मॉब के लोग बहुत तेजी से जख्म भर लेते हैं, पर विल्सन का केस अलग ही लेवल का है। यहाँ लूमियन को एक बड़ा हिंट मिलता है, यह सामान्य बियॉन्डर हीलिंग से कहीं ऊपर की चीज है। जैसे अगर क्लास में सब पास हो जाए तो ठीक है, लेकिन कोई 100 में से 110 नंबर ले आए तो समझ जाओ कि दाल में कुछ काला है। और तभी सीन में एंट्री होती है जैना की। अब जरा आंखों के सामने अपना दृश्य लाओ। लाल ड्रेस, आत्मविश्वास से भरी चाल और हर नजर को अपनी तरफ खींच लेने वाला अंदाज। यह कोई साधारण सिंगर नहीं थी, यह लोगों के ध्यान यानी कि अटेंशन को कंट्रोल करना जानती थी। लूमियन उसे पहचानने की कोशिश करता है, जहरीले ग्रोह की वह मशहूर सिंगर। लेकिन यहाँ भी एक ट्विस्ट है, उसका हुलिया थोड़ा बदला हुआ है, और यही पहला संकेत था कि यह लड़की सिर्फ परफॉर्म नहीं कर रही, बल्कि वह लोगों के साथ खेल रही है। लुई उसे प्यार से लिटिल मिंक्स यानी कि शरारती छोकरी कहता है। नाम से ही उसकी वाइब क्लियर हो जाती है। लूमियन यहाँ भी अपने शिकारी अंदाज में रहता है। वह लहजा सम्मानजनक रहता है, पर उसकी आंखें लगातार उसे ऑब्जर्व कर रही थी। जैना खुद उसके पास आती है और एक डील करती है, 10 गानों के बदले 4 वेरिल डोर, और साथ ही लूमियन को कैजुअली चढ़ाती भी है। लूमियन
लूमियन भी पीछे नहीं हटता। वो उसके चेहरे पर मोल यानी कि तिल की बदलती जगह को भांप लेता है और यही जैना उसे समझाती है कि टायर में नकली तिल लगाना एक अनोखा ट्रेंड है। गाल, आंख या होठों के पास हर जगह का अपना एक अलग मतलब होता है। यह डिटेल छोटी लग सकती है पर बहुत कुछ बयां करती है। यहाँ लोग अपने हुलियों को एक हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। जैसा कहते हैं, यहाँ कपड़े नहीं, छिपे हुए इरादे साफ दिखते हैं। फिर सीन थोड़ा और बोल्ड हो जाता है। जैना उसे टीज करती है और फ्लर्ट करती है और एक तरह से इनडायरेक्ट चैलेंज भी देती है, लेकिन लूमियन यहाँ भी एकदम शांत रहता है। वह उसकी बातों पर कोई हड़बड़ी में रिएक्शन नहीं देता, बल्कि प्रवाह में बोल देता है। जैना आते जाते हिंट देती है कि वह बाद में मिलेगी, लेकिन लुई साफ कर देता है कि यह महज उसका एक गेम है। वह लोगों को सिर्फ चिढ़ाती है और सीरियसली नहीं लेती। ऊपर से एक और परत खुलती है। जैना का सीधा कनेक्शन रेड बूट्स फ्रांका से है। मतलब यह सिर्फ एक परफॉर्मर नहीं, बल्कि पावर सर्कल का एक अहम हिस्सा है। तो साथियों, यही एक छोटा पर बहुत गहरा पल आता है। लुई उसे निहारता है और उसकी तारीफ करता है, और लूमियन उसे छेड़ते हुए कहता है कि अगर उसे ऊपर पहुंचना है तो उसे फ्रैंका के लेवल तक पहुंचना होगा। यह महज मजाक नहीं था, बल्कि लुई के भीतर एम्बिशन जगाने का एक धक्का था। लूमियन अब सिर्फ खुद आगे नहीं बढ़ रहा, वह अपने मोहरों को भी हिलाना शुरू कर चुका था। आखिर में एक बड़ी खुशखबरी मिलती है। लुई बताता है कि लूमियन द्वारा मांगे गए जादुई सामान तैयार हैं। यह सामान रेड क्रिस्टो के जरिए आया है, जो स्मगलिंग का बेताज बादशाह है। यानी रिसोर्सेज, नेटवर्क और ताकत सब धीरे धीरे लूमियन की मुट्ठी में आ रही है। तो दोस्तों, नेक्स्ट चैप्टर है लैंडलॉर्ड, जहां सीन की शुरुआत होती है लुई से, जो खुशखबरी देता है कि लूमियन ने जो दुर्लभ जादुई सामान मांगे थे वे अरेंज हो गए हैं। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इसका एक पैसा भी नहीं देना पड़ा, क्योंकि बैरन ब्रिग्नेस का मानना है कि लूमियन की ताकत ही सवाई मॉब की ताकत है। अब यहाँ एक गहरा खेल चल रहा था। यह मैच कोई निस्वार्थ मदद नहीं, बल्कि एक इन्वेस्टमेंट था। जैसे कोई बड़ा बिजनेसमैन किसी उभरते हुए खिलाड़ी पर दांव खेलता है और बाद में सूद समेत वापस वसूलता है। तभी सीन में एंट्री होती है जाइंट साइमन की, एक भीमकाय और भारी भरकम आदमी, जिसकी मौजूदगी मात्र से ही कमरे में दबाव महसूस होने लगता है। लुई इसे देखते ही गंभीर हो जाता है, क्योंकि साइमन उसी लेवल का खिलाड़ी है जो बैरन के बराबर रसूख रखता है, लेकिन उन दोनों के बीच एक अनकहा तनाव हमेशा बना रहता है। लूमियन वहां एकदम शांत बैठा सब कुछ देख रहा था, पर उसका दिमाग बिजली की रफ्तार से कैलकुलेशन कर रहा था। वह सोचता है कि अगर ये दोनों आपस में भिड़ गए और एक का पत्ता साफ हो गया तो वह खाली जगह कौन भरेगा। और जवाब एकदम साफ था कि वह खुद। यहाँ लूमियन का शिकारी माइंडसेट दिखाता है। वह मौकों का इंतजार नहीं करता, बल्कि उन्हें पैदा करने की सोचता है। शाम को जब वापस अपने ठिकाने और बर्गदू कोकडोर लौटता है तो पता चलता है कि उसका लैंडलॉर्ड मॉन्सियर ईव उससे मिलने आया है। यहाँ से चैप्टर का असली सस्पेंस शुरू होता है। पहली नजर में ईव एक सामान्य आदमी लगता है, थोड़ा कंजूस और थोड़ा विनम्र, लेकिन लूमियन उसे सतह पर जज नहीं करता। वह कैजुअली बातचीत शुरू करता है, लेकिन उसके हर सवाल के पीछे एक गहरा इरादा छिपा था। वह पूछता है कि भाई, हर कमरे में सल्फर क्यों छिड़कते हो? ईव यानी कि लैंडलॉर्ड जवाब देता है कि खटमलों की वजह से। सुनने में यह तर्क एकदम सही लगता है, पर लूमियन के दिमाग में खटक बनी रहती है, क्योंकि कभी कभी कारण सिर्फ एक पर्दा होता है। फिर लूमियन उसे सुझाव देता है कि खुद क्लीनिंग कर लो, पैसे बचेंगे। और यहाँ एक मजेदार पल आता है। वह कंजूस आदमी एक सेकंड के लिए सोच में पड़ जाता है, लेकिन फिर वह बात टाल देता है और कहता है कि वह पहले से ही बहुत व्यस्त है। भाई, यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग था, यानी कि चेतावनी का संकेत। जो आदमी एक एक पैसे का हिसाब रखता हो, वह 18 बैरल डोर बचाने का मौका ऐसा ही नहीं छोड़ेगा जब तक कि वह किसी और गुप्त चीज में ज्यादा व्यस्त ना हो। अब लूमियन अपनी असली सवाल दागता है, उस कमरे के बारे में जो सुज़ैना मैटिस से जुड़ा है। यहाँ ईव का रिएक्शन थोड़ा अजीब लगता है। वह बोलता है कि उसे पता ही नहीं कि वहाँ कौन रहता था। लूमियन को यह जवाब सही नहीं लगता। यह वैसा ही रटा रटाया जवाब था, जैसा कोई अपराधी पकड़े जाने पर बोलता है, साहब मुझे कुछ नहीं पता। यहाँ लूमियन का शक कंफर्म हो जाता है कि यह आदमी कुछ तो बहुत बड़ा छुपा रहा है। और फिर आता है लूमियन का क्लासिक मूव, सीधा टकराव नहीं, बल्कि पीछे से निगरानी, यानी कि ऑब्जर्वेशन। ईव के जाने के कुछ ही सेकंड बाद लूमियन सुरक्षित दूरी बनाकर उसका पीछा करना शुरू करता है। यहाँ उसका शुद्ध हंटर माइंडसेट दिखता है, ना कोई जल्दबाजी, ना कोई दिखावा, बस खामोश ट्रैकिंग। वह पीछा करते हुए ईव के घर तक पहुंचता है, जो एक सामान्य अपार्टमेंट जैसा दिखता है। लूमियन सीधे अंदर नहीं जाता, क्योंकि वह जानता है कि कुछ काम दिन की रोशनी में नहीं, बल्कि रात के अंधेरे में ही मुकम्मल होते हैं। तभी एक छोटी सी डिटेल पूरा नजारा बदल देती है। ईव के घर के ठीक सामने एक पुराना थिएटर है,
तो दोस्तों अब जो नाम मैं बोलने वाला हूँ वो फ्रेंच लैंग्वेज में है, तो उसकी प्रोनाउंसिएशन में अगर आपको गलती लगे तो उसके लिए सॉरी। थिएटर डे एंशियन केज ए पिजन्स, यानी कि इसका मतलब है कबूतरों का पुराना पिंजरा। वहाँ लोग आ जा रहे हैं और संगीत बज रहा है। लूमियन कैजुअली अंदर जाता है और वहाँ लगे पोस्टरों को देखने लगता है। अचानक उसकी नज़र एक जाने पहचाने चेहरे पर जाकर अटक जाती है। यह चेहरा उसी लैंडलॉर्ड मॉन्सियर ईव का था, लेकिन ट्विस्ट यह था कि वह कोई मुख्य भूमिका में नहीं बल्कि बैकग्राउंड में एक एक्स्ट्रा की तरह खड़ा था। और इसी जगह पूरा चैप्टर हिट करता है। एक लैंडलॉर्ड जो कहता है कि उसे कुछ नहीं पता और खुद को बहुत बिजी बताता है। वह छुपकर एक थिएटर में एक्टिंग कर रहा है। अब सोचो, क्या यह महज एक इत्तेफाक है या किसी खौफनाक हकीकत को छुपाने का कवर? जैसा कहते हैं, जो दिखता है वो सच नहीं होता और जो सच होता है वो इतनी आसानी से दिखता नहीं। खैर, कहानी आगे बढ़ती है और लूमियन थिएटर के बाहर लगे पोस्टरों को चेक करता है। उसे पता चलता है कि ईव कई नाटकों में दिखा है, लेकिन हमेशा छोटे साइज रोल में। ऐसे किरदार जिन पर भीड़ का ध्यान कभी जाता ही नहीं। और भाई, यही चीज सबसे खतरनाक होती है। जो आसानी से जाहिर नहीं होता वही सबसे चालाकी से अंधेरे में खुद को छुपा सकता है। फिर लूमियन उस रहस्यमयी कबूतर पिंजरा थिएटर के अंदर कदम रखता है। वहाँ एक नाटक चल रहा था, प्रिंसेस एंड द बीस्ट, यानी कि राजकुमारी और दरिंदा। अब यहाँ एक अनएक्सपेक्टेड चीज होती है। लूमियन जो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन के लिए आया था, वह खुद उस परफॉर्मेंस के तिलिस्म में, यानी कि उसके अट्रैक्शन में खो जाता है। एक्टर्स इतने प्रभावशाली थे कि उनके इमोशंस लूमियन को झकझोर देते हैं। उस दरिंदे का दर्द और राजकुमारी की मासूमियत उसे सचमुच अपनी लगने लगती है। यहाँ एक छोटा सा पॉइंट है, यह महज एक्टिंग नहीं, यह एक तरह का गहरा मानसिक प्रभाव यानी कि इन्फ्लुएंस था। जैसे कोई जादुई कहानी तुम्हें खींच ले और तुम भूल जाओ कि तुम महज एक ऑब्जर्वर हो। लूमियन भी एक पल के लिए उस बहाव में बह जाता है, लेकिन फिर अपनी हंटर ट्रेनिंग की वजह से खुद को संभाल लेता है। ऊपर से कुछ भी गलत नहीं दिखता, पर उसका शिकारी स्वभाव यानी कि इंस्टिंक्ट चीख कर बोलती है, भाई कुछ तो बहुत बड़ा मिसिंग है। और यही सीन शिफ्ट होता है आधी रात के सन्नाटे की तरफ। लूमियन बाहर खड़ा होकर ईव के अपार्टमेंट की निगरानी कर रहा है। ईव सबसे ऊपरी मंजिल पर रहता है, जहाँ की खिड़की से रोशनी बहुत मध्यम जल रही थी, जैसा कि उसके कंजूस स्वभाव से उम्मीद थी। लूमियन पत्थर की तरह स्थिर होकर इंतजार करता है, बिल्कुल वैसा ही जैसे कोई हंटर अपने शिकार के बाहर निकलने की ताक में बैठा हो। और फिर करीब रात 11 बजे ईव दबे पांव बाहर निकलता है। वह बड़ी सावधानी से आसपास नजरें दौड़ाता है और सीधे अंडरग्राउंड यानी कि अंधेरे रास्तों की तरफ चल देता है। लूमियन उसका पीछा नहीं करता क्योंकि उसके पास रोशनी नहीं थी, और सबसे जरूरी बात, अभी उसके पास पूरी जानकारी भी नहीं थी। बिना तैयारी के अनजान रास्तों पर पीछा करना मतलब खुद के लिए मौत का जाल बुनना। वह वहीं रुकता है और करीब आधी रात के बाद जब वह वापस लौटता है, तब लूमियन एक जोखिम भरा कदम उठाता है। वह अचानक अंधेरे से ईव के सामने आता है और लूटपाट का नाटक करता है। यह एक होल्ड अप है, जो कुछ है फौरन निकाल दो। तो दोस्तों, यहाँ लूमियन एक मनोवैज्ञानिक टेस्ट कर रहा था। लूमियन देखना चाहता था कि क्या ईव पलटकर हमला करेगा, लेकिन जो हुआ वह उसकी सोच से अजीब था। ईव बिना विरोध की अपनी जेब से एक वैरल डोर का गोल्डन सिक्का निकालकर लूमियन के हाथों में दे देता है। जैसे ही लूमियन उस सिक्के को महसूस करता है, उसके अंदर अचानक एक तीव्र और बेकाबू लालच पैदा होता है। उसका दिमाग सुन्न पड़ जाता है और बिना सोचे समझे वह उस सिक्के को मुट्ठी में भींचता है और वहां से पागलों की तरह भाग निकलता है। उसे कुछ ही कदम बाद एक जोरदार झटका लगता है। भाई, मैंने यह घटिया हरकत क्यों की? मैं एक मामूली सिक्के के पीछे क्यों भागा? और यही उसे समझ आता है कि यह कोई स्वाभाविक मानवीय प्रतिक्रिया नहीं, बल्कि एक बाहरी जादुई प्रभाव था। जैसे सुजैना मैटिस लोगों के मन में खौफ पैदा करती थी, वैसे ही ईव लोगों के भीतर छिपे लालच यानी कि ग्रीड को ट्रिगर कर रहा था। मतलब साफ था, यह मामूली दिखने वाला लैंडलॉर्ड भी एक सातिर भी अंडर है और उसकी ताकत लोगों के इमोशंस को अपनी उंगलियों पर नचाना है। लूमियन दूर से देखता है कि ईव डरकर पुलिस की तरफ नहीं, बल्कि वह वापस उसी पुरानी कबूतर वाले पिंजरे थिएटर की तरफ भागता है। और यही सबसे बड़ा कनेक्शन मजबूती से जुड़ता है। पहेली के टुकड़े अब पूरी तरह साफ थे। ईव थिएटर से जुड़ा है, उसके अंडरग्राउंड में जाना संदेह पैदा करता है और उसका इमोशनल प्रभाव सुजैना मैटिस के पैटर्न से हूबहू मेल खाता है। लूमियन को शक होने लगता है कि क्या ईव का सीधा संबंध सुजैना मैटिस से है, लेकिन वह पीछा नहीं करता क्योंकि अभी पक्की पुष्टि यानी कि कंफर्मेशन बाकी था। वह समझदारी से पीछे हट जाता है और उस साबित सिक्के को एक भिखारी की तरफ फेंक देता है ताकि वह उस लालच के असर से आजाद हो सके। तो गुरु, नेक्स्ट चैप्टर है
चैप्टर नंबर 158 जिसका नाम है रिपोर्ट। तो बात कुछ ऐसी है कि चार्ली जो अभी भी अपनी फूटी किस्मत को लेकर रो रहा है, यहाँ एक दिलचस्प मोड़ आता है। उसे अचानक याद आता है कि लूमियन ने पहले ही इस खतरे की चेतावनी दी थी। वह लगभग सदमे में पूछता है, भाई क्या तुम भविष्य देख सकते हो? लूमियन यहाँ सीधा सच नहीं उगलता बल्कि बड़ी लापरवाही से कह देता है, बस एक अंदाजा था। लेकिन असल में यह कोई तुक्का नहीं था, बल्कि उसकी लक सेंसिंग यानी कि भाग्य को भांपने की शक्ति और पैटर्न रीडिंग का कमाल था। चार्ली पूरी तरह डरा हुआ था। वह सहम कर पूछता है कि उसकी बदकिस्मती खत्म हुई या फिर नहीं। लूमियन उसे थोड़ा और डराता है, भाई तू तो किसी बड़ी तबाही के मुहाने पर खड़ा है। फिर एक हल्की मुस्कान के साथ माहौल को थोड़ा शांत कर देता है। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई डॉक्टर पहले गंभीर चेहरा बनाकर कहे कि रिपोर्ट बहुत खराब है और फिर हंसकर बोले, अरे मजाक कर रहा था। और मरीज का दिल तो एक बार के लिए जैसे बैठ जाता है। लेकिन असली चाल ये है कि लूमियन उसे सीधे तौर पर एटर्नल ब्लेजिंग सन चर्च के बड़े कैथेड्रल जाकर रिपोर्ट करने की सलाह देता है। यह एक बहुत बड़ा और रणनीतिक फैसला था, क्योंकि इसका मतलब साफ था कि ऑफिशियल बियॉन्डर्स को इस खेल में शामिल करना। लूमियन खुद अपनी जान जोखिम में डालने के बजाय पूरे सिस्टम को एक्टिवेट कर रहा था। चार्ली शुरू में थोड़ा हिचकिचाता है, लेकिन जल्दी ही बात मान जाता है। यहाँ चार्ली की ग्रोथ साफ दिखती है। पुराना चार्ली शायद पैनिक में भाग जाता, लेकिन नया चार्ली अब एक्शन लेना सीख रहा है। लूमियन यहाँ चालाकी की एक और परत जोड़ता है। वह चार्ली को समझाता है कि अगर अधिकारी पूछे कि यह जानकारी कहाँ से मिली, तो बस इसे एक आम बातचीत का हिस्सा बता देना। मतलब साफ था, लूमियन खुद को बैकग्राउंड के अंधेरे में सुरक्षित रखना चाहता था, स्पॉटलाइट में नहीं। इस खतरनाक दुनिया में गुमनाम रहना ही सर्वाइवल का सबसे बड़ा मंत्र है। इसके बाद लूमियन अपना ध्यान अपने अगले लक्ष्यों पर लगाता है, पॉइजन स्पर मॉब के बड़े लीडर्स। चार्ली उसे कुछ नाम देता है, हैमर एट, हरमन और सबसे ऊपर और सबसे खूंखार ब्लैक स्कॉर्पियन रोजर। लूमियन शतरंज के खिलाड़ी की तरह अपनी अगली चाल सोचता है। विल्सन हाथ नहीं आया तो क्या हुआ, दूसरे मोहरों को ट्रैक करेगा, पर खेल रुकना नहीं चाहिए। अगले दृश्य में लूमियन अपने कमरे में रखे उस क्रेट को खोलता है जिसमें लिजार्ड साई और वेनम सैग जैसे जादुई सामान रखे थे। मतलब उसका प्रोफेसी स्पेल अब पूरा होने के करीब था। लेकिन इसी बीच एक पैरेलल सीन चलता है जो रोंगटे खड़े कर देता है। मॉन्स्टर ईव किसी रहस्यमयी शख्स को उसी जगह लेकर आता है जहां लूमियन ने वह सिक्का फेंका था। यहाँ एक बड़ा खुलासा होता है। ईव उस सिक्के को ट्रैक कर सकता था, लेकिन लूमियन ने उसे समय रहते फेंककर वह जादुई लिंक तोड़ दिया। वह रहस्यमयी आदमी साफ कहता है कि यह मामला सामान्य नहीं है। मतलब लूमियन अनजाने में ही एक बहुत बड़ी जांच के रडार पर आ चुका था। अगली सुबह चार्ली वापस आता है, शांत और तनाव मुक्त। मतलब चर्च के बियॉन्डर्स ने उसे सुरक्षा का भरोसा दे दिया था। सिस्टम अब पूरी तरह एक्टिवेट हो चुका था। लूमियन खुद भी ऑब्जर्वेशन मोड में रहता है और ईव के घर के पास इंतजार करता है। उसे उम्मीद थी कि चर्च के लोग छापेमारी करेंगे, लेकिन सब कुछ सामान्य दिखता है। तभी एक ट्विस्ट आता है। जब वह ईव से दोबारा मिलता है और उसकी किस्मत चेक करता है, तो पता चलता है कि उसकी बैड लक अचानक नॉर्मल हो गई है। तो भाई यही सबसे बड़ा रेड फ्लैग यानी खतरनाक संकेत था। कल तक जिसकी किस्मत काले साये में थी, वह आज अचानक इतनी सामान्य कैसे हो गई? लूमियन का संदेह और गहरा हो जाता है। बिना किसी ठोस सबूत के भी उसका हंटर इंस्टिंक्ट चीख कर बोल रहा था कि मामला जितना सीधा दिख रहा है उससे कहीं ज्यादा उलझा हुआ है। तो मेरी कहानी के साथियों, अगला चैप्टर यानी कि चैप्टर 159 जिसका नाम है सैवेज। तो दोस्तों बात कुछ ऐसी है कि सीन शिफ्ट होता है क्वार्तिय दाला ऑब्जर्वतवार। तो भाइयों ये एक फ्रेंच वर्ड है, तो मेरी प्रोनाउंसिएशन गलत हो सकती है, उसके लिए माफी। इसका मतलब होता है एक ऑब्जर्वेटरी, यानी कि जहाँ से हम चांद तारे या फिर ग्रहों को देखते हैं। उस ऑब्जर्वेटरी के पास जहाँ कब्रिस्तान के सन्नाटे में ऑस्टाट्रोल खड़ा मिलता है, लूमियन उससे रिचुअल के लिए जरूरी सामग्री लेता है। लिंक्स के अंग, लकड़बग्घे यानी कि हाइना की जीभ और बारहसिंगे यानी कि स्टैग का गूदा। यहाँ ऑस्टा पूरे पैसे नहीं लेता। मतलब उस जैसे धूर्त के अंदर भी अभी थोड़ा जमीर बचा हुआ था। लूमियन बिना किसी बहस के पैसे दे देता है, क्योंकि उसके लिए समय अब सबसे कीमती था। फिर बात छिड़ती है जलीय राक्षस यानी कि एक्वेटिक मॉन्स्टर की। ऑस्टा जानकारी देता है कि भूमिगत नदी में डूबी हुई लाशें और मछली जैसे दिखने वाले म्यूटेटेड जीव हैं। ऑस्टा का कहना था कि ये जीव बहुत ताकतवर नहीं है। वहीं लूमियन का दिमाग अटक जाता है
कि अगर वे इतने कमजोर हैं तो अब तक खत्म क्यों नहीं हुए। यही सवाल इस बात का संकेत था कि सतह के नीचे कुछ और ही खिचड़ी पक रही है। इसके बाद एक गहरा पल आता है। ओस्टा बताता है कि वह खुद नीचे गया था और वहां गिर पड़ा। लूमियन तुरंत उस चेतावनी से उसे जोड़ देता है जो उसने पहले ओस्टा को दी थी। उसे एक अजीब सा एहसास होता है, क्या यह सब पहले से तय था, जैसे डेस्टिनी अपनी चालें पहले से ही बिछा रही हो। लूमियन ज्यादा गहराई में नहीं उतरता, वह चुपचाप सामग्री को छपाता है और उस काली नदी की ओर बढ़ जाता है। ओस्टा भी मदद के बहाने पीछे पीछे आता है, पर उसका असली मकसद मौका मिलते ही लूटपाट करना था, जैसा कि उसकी फितरत में था। लूमियन उसे साथ आने की इजाजत दे देता है, पर साफ चेतावनी देता है, भाई मैं तेरा बॉडीगार्ड नहीं हूँ। तो दोस्तों अब सीन शिफ्ट होता है। चारों तरफ गहरा अंधेरा, उमस यानी कि ह्यूमिडिटी और पानी के गिरने की आवाजें, और सामने वह काली भूमिगत नदी। जगह इतनी डरावनी यानी क्रीपी है कि वहां आत्मा भी कांप जाए। दोनों अलग अलग दिशाओं में शिकार की तलाश करते हैं। 30 मिनट बीतते हैं पर कुछ नहीं मिलता। तनाव वैसे ही बढ़ने लगता है जैसे एग्जाम हॉल में क्वेश्चन आने में देरी हो। तभी लूमियन को जमीन पर घसीटने के निशान मिलते हैं। वह झुककर उन्हें चेक करने की कोशिश करता है और तभी एक ठंडी चिपचिपी बूंद उसकी गर्दन पर गिरती है। वहीं से लूमियन का हंटर इंस्टिंक्ट जाग उठता है। वह बिजली की तेजी से ऊपर दिखता है। पत्थरों के बीच एक घनौना राक्षस लटका हुआ था, शरीर मछली जैसा, सिर अजगर जैसा और हाथ इंसानों जैसे। 1 सेकंड की देरी और हमला शुरू। राक्षस सीधे नीचे झपट्टा मारता है, पर लूमियन पहले ही रोल करके जगह छोड़ चुका था। वह उसी मोमेंटम का इस्तेमाल करते हुए एक शक्तिशाली किक मारता है, जिससे राक्षस सीधे दीवार से जा टकराता है। अब यहाँ कोई बराबरी की लड़ाई नहीं, बल्कि एक तरफा दबदबा शुरू होता है। लूमियन पीछे हटने के बजाय उसका पीछा करता है, उसे दबोचता है और बेरहमी से मरोड़ देता है। राक्षस पंजों से पलटवार की कोशिश करता है, पर लूमियन अपनी पकड़ बदलकर उसे जमीन पर पटकता है और कंट्रोल को अपने हाथ में ले लेता है। फिर वह उसे उठाकर बार बार दीवार पर पटकता है, फिर खंभों पर और फिर पत्थरों पर, बिना रुके, बार बार और बिना दया के, तब तक जब तक कि उस राक्षस का सिर पूरी तरह कुचल नहीं जाता। यहाँ कोई तकनीक नहीं थी, यह सिर्फ युद्ध और कच्ची क्रूरता यानी कि ब्रुटैलिटी थी। ओस्टा दूर खड़ा यह मंजर देख रहा था। उसकी तो मानो जैसे फट गई हो। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही शब्द आता है, सैवेज यानी कि जंगली दानव। लूमियन उस राक्षस की लाश को पानी में ऐसे फेंक देता है कि जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ओस्टा ट्रोल अभी भी सदमे में था, क्योंकि उसने लूमियन को ऐसे लड़ते देखा जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को खिलौने की तरह तोड़ देता है। लूमियन इस बीच पूरी तरह प्रैक्टिकल मोड में था। वह राक्षस का मांस, खून और खाल यानी कि फ्लैश, ब्लड और स्केल्स उठाकर इकट्ठा कर रहा था, ताकि उसका प्रोफेसी स्पेल यानी भविष्यवाणी का मंत्र बन सके। ओस्टा दबे पांव उसके पीछे आता है, बचा कुचा सामान बटोरने के लिए, लेकिन उसके चेहरे पर खौफ साफ था। उसे समझ आ गया था कि लूमियन अगर चाहे तो उसका हश्र भी उसी राक्षस जैसा कर सकता है। यहीं से एक छोटा बदलाव आता है। अब लोग लूमियन को सिर्फ एक साथी नहीं, बल्कि एक संभावित खतरा मानने लगते हैं। इसके बाद लूमियन वापस पाताल लोक की गहराइयों में उतरता है, रिचुअल की तैयारी के लिए। रास्ते में उसे मिट्टी पर भारी कदमों के निशान दिखते हैं, किसी कद्दावर आदमी के, लेकिन वह उन्हें नजरअंदाज कर देता है, क्योंकि हर चीज का पीछा करना जरूरी नहीं। अपने लक्ष्य पर फोकस बनाए रखना भी एक बड़ी कला है। लेकिन तभी एक जानी पहचानी गंध उसे टटकने पर मजबूर कर देती है। एक मस्की और सिट्रस यानी कि नींबू के खुशबू वाली परफ्यूम, यानी कि ऐसी खुशबू जो नींबू या ऑरेंज में से आती है, उस तरह की परफ्यूम का मिक्सचर। लूमियन उसे तुरंत पहचान गया, यह जैना की खुशबू है। अब यहाँ स्थिति बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। वे फुटप्रिंट साफ तौर पर एक भारी भरकम आदमी के थे और जैना उस कदकाठी में कहीं फिट नहीं बैठती थी। तो यहाँ दो ही संभावनाएं थी, या तो वह खुद नहीं चल रही थी या कोई उसे जबरदस्ती उठाकर ले गया था। यही लूमियन की क्यूरियोसिटी जाग उठती है और वह उन निशानों का पीछा करने का फैसला करता है। जैसे जैसे लूमियन आगे बढ़ता है, माहौल और भी डरावना और तनावपूर्ण होता जाता है। वह अपनी रोशनी कम कर देता है और परछाइयों के सहारे सरकता है। फुटप्रिंट सब ताजा थे और उसे एक छोटी सी गुफा से आती हुई हल्की नीली रोशनी दिखाई देती है। वह दबे पांव पास जाता है और जो नजारा अंदर देखता है वह रोंगटे खड़े कर देने वाला था। एक भारी भरकम आदमी हाँफ रहा था और उसके सामने एक बड़ा बैग था, जिसके अंदर जैना बेहोश पड़ी थी। मामला अब एकदम साफ था, यह एक किडनैपिंग थी। लूमियन दूर से ऑब्जर्व करता है कि वह आदमी करीब 1.7 मीटर का है और थका हुआ लग रहा है, लेकिन उसकी आंखों में जो चमक थी वह सामान्य आकर्षण नहीं,
बल्कि एक ऑब्सेशन की थी, जैसे कोई अपनी सुध बुध खो चुका हो। जैना जैसे ही होश में आती है वह तुरंत रिएक्ट करती है, गुस्सा, गालियां और विरोध। लेकिन अगले ही पल उसका शरीर अजीब तरीके से प्रतिक्रिया करने लगता है। यही लूमियन का दिमाग क्लिक करता है। यह कोई सामान्य किडनैपिंग नहीं, बल्कि यहाँ बियॉन्डर इन्फ्लुएंस का इस्तेमाल काम कर रहा है। जैसे सुजना मैटिस डर को कंट्रोल करती थी, जैसे लैंडलॉर्ड ईव लालच को जगाता था, वैसे ही यह आदमी इंसानी वासना यानी कि डिजायर को मैनिपुलेट कर रहा था। अब जरा सोचिए, अगर कोई इंसान के सबसे कमजोर बिंदु यानी कि उसकी इच्छाओं को ही काबू में कर ले तो खेल वहीं खत्म हो जाता है। लूमियन तुरंत गंभीर हो जाता है। यह अब सिर्फ बचाव का मामला नहीं था, बल्कि एक खतरे को जड़ से मिटाने का मौका था। लेकिन वह एक मंझे हुए शिकारी की तरह जल्दबाजी नहीं करता। वह पहले देखता है कि क्या इस आदमी के पास और भी जादुई शक्तियां हैं, वह कितना जानलेवा हो सकता है। जैसा कहते हैं ना, शेर भी छलांग लगाने से पहले पूरी तरह घात लगाता है। वह आदमी पूरी तरह अपनी घिनौनी हरकत में खो चुका था। जैना को बेबस और अपने काबू में देखकर वह और भी ज्यादा उत्साहित हो जाता है और उसकी पूरी अटेंशन सिर्फ उसी पर थी। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि यही उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होने वाली है, क्योंकि जिस तरह लूमियन ने उस राक्षस को पटक पटक कर मारा था, भगवान जाने कि आने वाले चैप्टर्स में इस ठरकी का क्या होगा। लूमियन खामोशी से अपनी पोजीशन लेता है, अपना खंजर निकालता है और फिर बिना कोई आवाज किए परछाइयों से किसी बिजली की तरह बाहर निकलता है।